नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत डाइवर्सिफाइड टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कोशिश यही है कि इंडियन जियो को हम बहुत आसान बना सकें, बहुत अच्छा बना सकें, और आने वाले आपके जो भी एग्ज़ाम हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ आपको ये हेल्प करे। तो इसी मिशन के साथ आज का जो लेक्चर है वो नॉर्थ प्लेन है, उत्तर के विशाल मैदान। अब ये शब्द आपको बहुत परेशान कर रहा होगा, सर ये उत्तर के विशाल, ये मैदान होते क्या हैं? चलिए इस कहानी को सबसे पहले डिकोड करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है ये नॉर्थ प्लेन के रिगार्डिंग है। मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि हम नॉर्थ प्लेन इनको क्यों कहते हैं। देखिए, जब हम लोग जियो को स्टार्ट करते हैं तो तीन स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर तीन मेजर संरचना हमको देखने को मिलती हैं। और इस मेजर संरचना का जो एक हिस्सा है वो होता है पर्वत। ठीक है, पर्वत, विच इज़ नॉन एज माउंटेन। एक जो हिस्सा है आप इसको माउंटेन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हिस्सा है आप इसको प्लेट्यू, प्लेट्यू, पठार। और तीसरा जो भाग है वो कहलाता है प्लेन, प्लेन विच इज़ नॉन एज मैदान। ठीक है, नॉन एज मैदान मतलब क्या है सर? मतलब समझिए, देखिए, अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत में कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। भारत का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी को पढ़ेंगे और इसमें अगर नॉर्थ टू साउथ जाना चाहते हैं तो नॉर्थ टू साउथ आपको क्या देखने को मिलेगा? उत्तर से दक्षिण अगर मुझे मान लो जाना है, जैसे हमारा ये प्यारा सा भारत है, एक बहुत छोटा सा भारत बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये प्यारा सा भारत है, और इस प्यारे से भारत में अगर मुझे नॉर्थ टेस्ट से साउथ जाना है, नॉर्थ टू साउथ जाना है, तो क्या करें? यहाँ से जब इधर आएंगे तो कहानी कैसी देखने को मिलेगी? देखो बच्चा, ये वाला जो रीजन है ना, ये ये कहलाता है आपके पास ग्रेट हिमालय। मतलब ये पूरा रीजन हमारा हिमालय का पार्ट है, हिमालय। तो ग्रेट हिमालय ये आपको देखने को मिल जाएगा। लेज़र हिमालय, दिस इज़ योर शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना बीच वाला, ये हिस्सा आपके पास है नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ प्लेन। आप इसको जानते हैं प्लेन एरिया के नाम से, मैदान के नाम से। ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारे पास प्लेट्यू, भारत का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्लेट्यू। और ये है आपके पास कोस्टल एरिया, दिस इज योर कोस्टल रीजन या कोस्टल एरिया। तो भारत में जब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाओगे तो सबसे पहले आपको पर्वतमालाएं देखने को मिलेंगी, सबसे पहले हमको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। इन माउंटेन रेंजेस को हिमालय और नॉर्थ ईस्ट की पर्वत श्रृंखला के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब हिमालय वाला पोर्शन तो ये पर्वतीय हिस्सा है। इसके बाद जो पड़ता है ना सर, ये समतल, ये जो आपको प्लेन देखने को मिल रहा है, ये मैदान है। तो मैदान कहते किसको है? मतलब ऐसा कौन सा आपके पास प्लेस है आप जिसे मैदान कह सकते हैं? तो याद रखिएगा, आप मैदान उसको बोलेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो वो प्लेन होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि वो प्लेन हो। प्लेन मतलब समतल हो। कोई भी भूभाग अगर समतल है तो आप उसको मैदान कह सकते हैं। दूसरा, उसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट अगर 300 मीटर के अराउंड है, एवरेज हाइट, ये किससे मापी जाती है? MSL से। मीन मीन जो सी लेवल होता है वहाँ से अगर आपकी हाइट 300 मीटर है, अगर आप प्लेन हैं, आप समतल हैं, आप मैदान कहलाएंगे। इनकी फॉर्मेशन के भी तरीके होते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो जैसे एक टाइप हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, विच इज़ योर रिवर डिपोजिशन। हम जो मैदान पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवर डिपोजिशन वाला। नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं उससे बनने वाले मैदान की बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो हिमालय में एक मैदान पाया जाता है करेबा। हिमालय में एक मैदान पाया जाता है करेबा। और जो करेबाज होते हैं, करेबाज, ये भी प्लेन है। लेकिन ये किससे फॉर्मेशन हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था ग्लेशियल डिपोजिशन से। ग्लेशियल हिमोड़ जो निक्षेप है, इस हिमोड़ निक्षेप से इसका फॉर्मेशन हुआ था। हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिवर डिपोजिशन। तो मैदान की परिभाषा आप लोग कैसे लिखेंगे? आप मैदान की परिभाषा कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ऐसा कोई भी स्थलखंड, ऐसा कोई भी स्थलखंड जो समतल हो। कैसा हो सर? समतल हो, प्लेन हो, और इसकी जो एवरेज हाइट है, ये एवरेज हाइट हमको 300 मीटर से ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये आपके पास प्लेन कहलाएगा।
अगर हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में जो मैदान है, भारत में मैदान को आप दो तरीके से पढ़ते हैं। भारत में मैदान को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा ग्रेट नॉर्थ ग्रेट प्लेन, एक आपको देखने को मिल जाएगा नदन नदन ग्रेट प्लेन, उत्तर के विशाल मैदान। और एक हमको देखने को मिलेगा कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन विच इज नॉन एज तटवर्ती मैदान। तो भारत में जो मैदान है आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा उत्तर का मैदान, उत्तर का ग्रेट प्लेन। देखिए ग्रेट क्यों कहते हैं, ग्रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत विशाल है, इसका जो एरिया है ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, ठीक है। और नॉर्थ क्यों कहते हैं, नदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, लोकेटेड 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 इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ है भारत का उत्तरी भाग है वहाँ पर अवस्थित है, इसीलिए आप इसको नॉर्थ नॉर्थ कहते हैं। तो विशाल क्यों कहते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है सर, ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। अराउंड अगर आप लोग जाके देखेंगे तो 7 लाख, ठीक है, 7 लाख किलोमीटर के आसपास एरिया सिर्फ यही कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया आपके पास ये कवर करता है, ध्यान रखिएगा। एक है आपके पास कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन तटवर्ती, हिंदी वाले बच्चे इसको जानते हैं, तटवर्ती। तटवर्ती मतलब जो तट, तट क्या होता है सर, तट एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा एरिया है जो जलीय भाग के बिल्कुल समीप होता है, जलीय भाग के समीप होता है। आप कह सकते हैं कि यह एक सबमर्ज लैंड होता है, सबमर्ज लैंड, लैंड इन वाटर, इन वाटर। जो जलीय क्षेत्र है इसमें डूबा हुआ आपके पास एक भाग होता है, और ये क्या कर रहा होता है, जो मेनलैंड है, इस मेनलैंड को सेपरेट कर रहा होता है किससे, जो समुद्री है, जो आपके पास वाटर है, इस वाटर एरिया से सेपरेट कर रहा होता है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि सामान्य मैदान और तटवर्ती मैदानों में क्या अंतर है। सामान्य मैदान सिर्फ मैदान होते हैं, जबकि कोस्टल प्लेन एक डिवाइडर के तौर पर कार्य करता है, एक एक सेपरेशन का कार्य कर रहा होता है। जो मेनलैंड है, जो मुख्य भूमि है, उसको जलीय भूमि से अलग करने का काम करता है। जैसे भारत में एक पश्चिमवर्ती मैदान है, भारत में एक पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक है। अभी हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले नॉर्थ ग्रेट प्लेन, नॉर्थ ग्रेट प्लेन, ठीक है। चलिए इसका फाउंडेशन बनाते हैं, समझिए। हम लोगों ने देखा था कि जो इंडिया है, ये इंडिया एक समय पहले, मतलब कुछ समय पहले तक ये अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। आप में से सारे बच्चे जानते हैं ये किसका हिस्सा हुआ करता था, अफ्रीका का। जैसे ये हमारा अफ्रीका वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका वाला पोर्शन है। इस अफ्रीका वाले पोर्शन के पास में इस तरीके से कुछ इंडिया की स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। इंडियन प्लेट ने मूव करना स्टार्ट किया, और मूव करते हुए कहाँ पहुंच जाती है, अफ्रीका के पास, सॉरी यूरेशिया के पास। जैसे ये मान लीजिए आपके पास अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका, इसी के जस्ट पास में इस तरीके से ये इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यहाँ आपको देखने को मिलेगा यूरेशियन प्लेट, दिस इज योर यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट। और यहाँ आ जाती है इस तरीके से इंडियन जो प्लेट है, ये यहाँ पे आके रुक जाती है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के पास आई, इनमें टक्कर हुई, तो इस टक्कर के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कहानी कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। भारत का कुछ ये वाला स्वरूप हमको देखने को मिलेगा, छोटे ही बना लेते हैं जिससे आसानी हो समझने में। भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा बन गया। अब एक छोटी सी बात समझिए, एक बहुत छोटी सी बात यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक बहुत छोटी सी बात समझने की कोशिश करिएगा कि ये हिमालय बन गया, ठीक है, ये हिमालय बन गया, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये वाला जो हिस्सा है ना सर, ये क्या है, दिस इज योर पेनिनसुला प्लेटू, पहले से ही है। ये वाला जो हिस्सा है सर, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास हिमालय। अभी जो बीच वाला हिस्सा था, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली जगह, ये जगह आपको बेसिकली नॉर्थ प्लेन के नाम से जानी जाती है। ये प्लेस जाना जाता है किसके नाम से, नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ प्लेन। क्या ये हमेशा से प्लेन था, नहीं, ये हमेशा से प्लेन नहीं था। यह गहरे गड्ढे थे, बहुत गहरे गड्ढे, क्योंकि जब ये पार्ट स्ट्रेच हुआ तो यहाँ पर गड्ढे बनेंगे, यहाँ पर बहुत खाली गड्ढे आपके पास बनेंगे। इन खाली गड्ढों में इधर से आने वाली जो नदियाँ हैं,
यहाँ से आने वाली जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स के द्वारा यहाँ पर डिपोजिशन किया गया। नदियाँ आई, इन नदियों ने हिमालय को काटा और यहाँ पर एलुवियल डिपोजिशन किया, एलुवियल डिपोजिशन, जिसे आप लोग बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप। मतलब क्या है समझिए। देखिए, हिमालय का निर्माण हो गया और एक तरफ आपके पास पेनिनसुला प्लेट्यू है, लेकिन एक हिस्सा तो आपके पास खाली है ना, ये बीच वाला हिस्सा तो खाली है भाई। समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई दो आइटम है, ये दो आइटम है, इन दोनों को मैं एक दूसरे से अगर अलग करूंगा तो ये बीच में गैप बन जाएगा। इस बीच वाले गैप में नदियों के द्वारा डिपोजिशन का काम किया गया, नदियों के द्वारा निक्षेपीकरण का काम किया गया। देखो, दो शब्द यहाँ पर आएंगे बच्चा जो आपको परेशान कर सकते हैं। एक वर्ड होते हैं आपके पास सेडिमेंट, ठीक है, एक वर्ड होता है जो आपको परेशान कर सकता है, सेडिमेंट, ठीक है, जिसे आप लोग जानते हैं अवसाद, और एक वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिपोजिशन, और डिपोजिशन को आप लोग बोलते हैं बेसिकली निक्षेपीकरण, ठीक है, निक्षेपीकरण। पहले हम लोग इनको समझ लेते हैं। देखो, अवसाद क्या है? अवसाद होता है आपके पास ब्रोकन पार्ट ऑफ रॉक्स, जो भी आपके पास पर्वत थे इनका टूटा हुआ हिस्सा। और निक्षेपीकरण का मतलब क्या होता है कि जो ब्रोकन पार्ट है, इस ब्रोकन पार्ट को एक जगह से इकट्ठा करके कहीं पे जमा देना। देखिए, दिस इज योर डिपोजिशन, ये आपके पास क्या है, डिपोजिशन है। और ये टूटा हुआ हिस्सा इस तरीके से फैले हुए हैं, ये आपके पास क्या है सर, अवसाद है। एक वर्ड और आपको परेशान कर सकता है, विच इज योर फॉजिल। बच्चा, ये ज्योग्राफी की टर्म्स अगर आपको समझ में आ गई ना, जीवाश्म, और जीवाश्म आप किसको कहते हैं, जो बसा हुआ हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ये एक ट्री है, ठीक है, ट्री, अभी ट्री टूट के गिर गया, फिर काफ़ी लंबे समय तक बाद इसका जो हिस्सा मिलेगा ना, वो फॉजिल कहलाएगा। हाल साल टूटा, वो आपके पास क्या हो गया, अवसाद हो गया, ब्रोकन पार्ट हो गया। क्लियर है भाई? चलिए, तो एक तरफ पेनिनसुला प्लेट्यू, ये पेनिनसुला प्लेट्यू, दिस इज योर हिमालय। इनके बीच वाला जो हिस्सा था ये काफ़ी खाली था। नदियों ने इसमें बहुत सारा डिपोजिशन वर्क किया, तो ये मैदान के तौर पर आपके पास जाना गया। अब एक सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि भाई, हमारा जो नॉर्थ प्लेन है, इस नॉर्थ प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका जो फॉर्मेशन है ये कैसे हुआ है, इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या बता देंगे? बच्चा समझिएगा, एक जो हिस्सा है प्लेट टेक्टोनिक, एक जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी आपको हर जगह काम आएगी कि जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है, इन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के परिणाम स्वरूप जो रिवर हैं, इन रिवर्स के डिपोजिशनल जो वर्क है, इसके द्वारा प्लेट विवर्तन की थ्योरी के बाद, ठीक है, प्लेटों में खिसका हुआ गहरा गड्ढा बना, नदियों ने लाके उसमें बहुत सारा अवसाद डाल दिया, बहुत सारा निक्षेप उसमें डाल दिया, तो उससे आपके नॉर्थ प्लेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है भाई, ये एक छोटी सी जानकारी है, इस जानकारी को आप अच्छे तरीके से याद रखिए कि नॉर्थ प्लेन क्यों कहलाता है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कौन सी प्रक्रिया हुई है, प्लेट विवर्तन की, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है, और रिवर डिपोजिशन, जलोढ़ मैदान है। नदियों ने इतना सारा डिपोजिशन किया है कि मोस्ट फर्टाइल लैंड, दुनिया के सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में से एक यही रीजन है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस पर बहुत डिपेंड करती है। आप पंजाब से लेके जब आसाम तक जाएंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और इसी के कारण हमारा जो जीवन यापन है बड़ी आसानी से चल पा रहा है। देखो, नॉर्थ में हिमालय है, माउंटेन रेंजेस है, तो कुछ हो नहीं पाएगा। साउथ में प्लेट्यू है और यहाँ पर रेड येलो सॉइल है, तो उतनी ज़्यादा खेती हो नहीं पाती। इस पूरे रीजन में एल्यूवियल सॉइल है, और एल्यूवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा के पास एल्यूवियल सॉइल होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा हिमालय, जो नॉर्थ प्लेन है, इस नॉर्थ प्लेन का एक सामान्य सा परिचय, कि भाई आप इसका एक सामान्य परिचय हमको बता दीजिए कि क्या कहानी है। उत्तर का मैदान, ठीक है, उत्तर का मैदान, और इस उत्तर के मैदान का एक सामान्य परिचय। देखो भाई, कहाँ पर है ये आपको पता चल चुका है, कहाँ पर है ये हम लोग जान चुके हैं, ठीक, नॉर्थ में। फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये भी हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें देख लेते हैं, कुछ बेसिक सी बातें जो आपको जानना यहाँ पर जरूरी है। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है
कि इसका जो फॉर्मेशन है ये हिमालयी नदियों के निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है। जो हिमालयन रिवर हैं, इन हिमालयन इन हिमालयन रिवर के निक्षेपण मतलब जो डिपोजिशन है, इस डिपोजिशनल वर्क के द्वारा निर्मित मतलब क्या है, इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई ये कैसे फॉर्म्ड हुआ है, कैसे फॉर्म्ड हुआ है, आप बता देंगे ड्यू टू डिपोजिशनल ऑफ हिमालयन रिवर। जो हिमालय की नदियां हैं, इन्होंने अपने अवसाद डाले, इकट्ठे किए, और इससे इस मैदान का आपके पास निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं, भाई इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ आपको कितनी देखने को मिलेगी, तो लेंथ आपको देखने को मिल जाती है 3200 किलोमीटर तक। अगर हम भारत की बात करते हैं, ओनली इंडिया की बात करेंगे, तो भारत में ये 2400 किलोमीटर देखने को मिलेगा। 2400 किलोमीटर क्यों सर? देखिए काफ़ी सारी नदियाँ हैं, जैसे इधर आपको इंडस रिवर देखने को मिलेगी। इंडस रिवर से लेके यहाँ तक जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ये इंडस रिवर है, इंडस। तो एक जो हिस्सा है ना, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, लेकिन है तो नॉर्थ प्लेन का। पहले तो उत्तर का विशाल मैदानी था ना, पाकिस्तान में चला गया। तो इसीलिए हम इसकी टोटल जब लंबाई पढ़ रहे होते हैं 3200 किलोमीटर, और भारत में सिर्फ 2400 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। तो कैसे बना है ये हमको पता चल गया है। इसकी लंबाई कितनी है ये भी हमको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि सर इसकी लंबाई आपको देखने की 3200 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं, चौड़ाई की अगर आप बात करेंगे, तो ये 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़ा रहेगा। समझिए, देखो अगर हम इस नॉर्थ प्लेन को देखेंगे, तो जो पश्चिमी साइड है, इस पश्चिमी साइड में इसकी विड्थ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, जो पश्चिमी साइड है, इस पश्चिमी साइड में विड्थ हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इधर सकरा हो जाता है, पश्चिमी साइड में चौड़ा है। तो आपसे कोई पूछ सकता है जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कहाँ पर ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कि जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में विड्थ हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में ईस्टर्न पार्ट में चौड़ाई हमको कम देखने को मिलती है। ईस्टर्न पार्ट में इसकी जो विड्थ है ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई पूछ सकता है कितने गहरे हैं, तो गहराई आपको 1000 से लेकर 2000 मीटर तक देखने को मिलेगी हिमालय के कंपैरिजन में। क्या डेप्थ इनकी आपको देखने को मिल रही है। अपनी उपजाऊ विशेषताओं के कारण, उपजाऊ मतलब क्या है, ये फर्टाइल है, फर्टाइल लैंड है। यहाँ पर हम बहुत सारी क्रॉप का उत्पादन करते हैं, जिसमें जैसे आपने वीट के बारे में पढ़ा होगा, गेहूँ, गेहूँ, ठीक है, पैडी, धान, ठीक है, या हम लोग बात करते हैं पोटैटो, आलू, शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन, फाइबर, जूट, इन सब का प्रोडक्शन यही तो हो रहा है। तो बहुत उपजाऊ है सर, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल आपके पास लैंड है। तो आपसे कोई पूछ सकता है, यहाँ से सवाल क्या बनेगा बच्चा, समझिएगा कि ये कहाँ पर अवस्थित है, नॉर्थ में। फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो प्लेट विवर्तन की थ्योरी के कारण जो नदियों ने अवसाद ला के डाले, नदियों ने जो निक्षेप ला के डाले, उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है सर नॉर्थ प्लेन की, तो 3200 किलोमीटर है पूरा ओवरऑल। और भारत में कितना है, भारत में आपको 2400 किलोमीटर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, विड्थ आपसे कोई पूछेगा, तो इसकी जो विड्थ है ये पश्चिम में ज़्यादा है, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है, और पूर्वी भाग में ये सकरा है, इसकी चौड़ाई कम देखने को मिलेगी, क्योंकि पंजाब से लेके राजस्थान तक इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है, और इधर असम में जाके ये सकरी घाटियों में मैदान है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सकरा हो जाता है। तो कहाँ पर चौड़ा है, पश्चिमी भाग में। कहाँ पर कम चौड़ा है, पूर्वी भाग में। ठीक है, किसने बनाया है, नदियों ने। कौन सी नदियों ने, तो सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों ने, और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो डिपोजिशन वर्क किया गया है, उसी से हमारे प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। ये इसकी एक सामान्य सा परिचय है, आप इसको देख लीजिएगा कि भाई अगर एक मान लीजिए कि पीटी में क्वेश्चन आता है, भाई हमारा जो नॉर्थ प्लेन है, इस नॉर्थ प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आपसे कोई पूछ सकता है इसका फॉर्मेशन क्या नदियों के निक्षेपों से हुआ है, या ऐसे जो आपके पास वायु है, एयर है, जो विंड है, इसके डिपोजिशन से हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि ग्लेशियल डिपोजिशन से हुआ है। आप बता देंगे कि जो रिवर है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सर कि जो रिवर्स हैं ये कौन सी है, हिमालयन रिवर के डिपोजिशन या जो पेनिनसुलर रिवर है, इन पेनिनसुलर रिवर। तो आपको याद रखना है कि हिमालयन रिवर के निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब बेसिकली होता है बच्चा डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब जो टूटा हुआ हिस्सा है, इस टूटे हुए हिस्से को एक जगह लाके इकट्ठा कर देना। समझिए, हिमालय से नदियों ने निकलना स्टार्ट किया, जैसे
यहाँ से इस तरीके से ये इंडस रिवर आपके पास जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यमुना रिवर, ठीक है, ये गंगा रिवर, कोसी रिवर, इधर से आप लोग देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्रा और इनकी सहायक नदियाँ। अब ये पर्वतों से निकल रही थी, पर्वतों ने ऐसे ही रास्ता तो नहीं दे दिया होगा, पर्वत ऐसे ही रास्ता देंगे क्या? नहीं देंगे। हम जब इंसानों को रास्ता नहीं देते तो ये पर्वतों ने नदियों को रास्ता कैसे दे सकते हैं? अब रास्ता तो दिया नहीं, इनको तो निकलना था, इनको तो अपना रास्ता तय करना था। तो नदियों ने क्या किया? तोड़ना स्टार्ट किया, इरोजन स्टार्ट किया, उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद जो टूटा हुआ हिस्सा था उसको भी अपने साथ लेके चले गए कि तू भी यहाँ नहीं रुक, अब तेरी वैल्यू भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं, चल तू हमारे साथ। तो जीवन को जीना सीखिए नदियों नदियों से। परेशानियां जीवन का हिस्सा है, तो विचलित नहीं होना है, टूटना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, उनसे लगे रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, अपने प्रयासों को अच्छा रखिए और एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो नदियों ने यही किया, लगातार तोड़ते रहे, यहाँ से बहुत सारे सेडिमेंट लेकर आए, बहुत सारे अवसाद लेके आए, और ये जो सेडिमेंट है इन सेडिमेंटों को यहीं जमा दिया, तो ये आपके पास बन गया एलुवियल प्लेन। ठीक है भाई, एलुवियल प्लेन। इसकी लंबाई कितनी है सर? लंबाई आप बता देंगे। टोटल 3200 किलोमीटर, भारत में 2400। कहाँ पर चौड़ा है? पश्चिम में। सकरा कहाँ है? पूर्वी भाग में। गहराई आप लोग बता सकते हैं, और इसके क्या फीचर हैं आप एक बार देख लीजिएगा। देखो, इसका उद्भव कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ? तो हिमालय के अग्रगर्त, अग्रगर्त, गर्त को आप ऐसा समझिए गड्ढा, ठीक है, गड्ढा, और इस गड्ढे को जलोढ़ीकरण, जलोढ़ीकरण का मतलब यहाँ पर बेटा यही है कि जो एलुवियल डिपोजिशन है इसके कारण इसका फॉर्मेशन आपके पास हुआ है। ठीक है भाई, चलिए। अब हम आपसे कोई पूछ सकता है कि जो हिमालय, एक बार देख लीजिए, ये हमारे उत्तर के विशाल मैदान है, आप देखेंगे यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा रीजन है, इस रीजन से लेके यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है ब्रह्मपुत्रा घाटी तक। ये मैप शायद आपको इजीली विजिबल होगा, ये उत्तर का विशाल मैदान है। इस उत्तर के विशाल मैदान के कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्से मतलब जैसे ये जो पूरा हिस्सा है ना बच्चा, ये राजस्थान प्लेन के नाम से जाना जाता है, ये राजस्थान का प्लेन है, राजस्थान प्लेन। आप ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर से जिसको मैं बना रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये जाना जाता है पंजाब और हरियाणा के मैदान के नाम से, पंजाब और हरियाणा का मैदान। ये जो बीच में आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा, ये आपको देखने को मिलेगा, ये जो पूरा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये उत्तर प्रदेश का मैदान, या आप इसे कह सकते हैं कि ये गंगा का मैदान आपको देखने को मिलेगा, गंगा का मैदान। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको देखने को मिल जाता है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। मतलब अगर हम लोग नॉर्थ प्लेन को जब पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत काफ़ी सारे पार्ट हैं, इसके अंतर्गत काफ़ी सारे हिस्से हैं। जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा एक पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, एक हमको देखने को मिल जाएगा बच्चा कौन सा, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन आपको देखने को मिलेगा। इसी में हमको राजस्थान का प्लेन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? राजस्थान का प्लेन। यहीं पे हमको उत्तर प्रदेश या गंगा प्लेन देखने को मिल जाएगा, और यहीं हमको देखने को मिलेगा असम या ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नॉर्थ प्लेन का पार्ट है, कि क्या हिमाचल प्लेन नॉर्थ प्लेन का हिस्सा है? नहीं है। क्या उत्तराखंड नॉर्थ प्लेन का हिस्सा है? नहीं है। इसमें ये सारे हिस्से आते हैं, इसमें ये सारे हिस्से आपके पास कवर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्थ प्लेन कहाँ से आपके पास पंजाब से लेके असम तक आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। जब आप लोग नॉर्थ प्लेन को पढ़ेंगे तो इसका क्लासिफिकेशन आपसे कोई पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल जिसे आप लोग जानते हैं भौतिक, भौतिक, इसका हम लोग एक भौतिक विभाजन पढ़ते हैं। एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रीजनल, रीजनल, और रीजनल आपके पास कहलाता है प्रादेशिक विभाजन। तो उत्तर का जो मैदान है, इस उत्तर के मैदान में हम दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक पढ़ने वाले हैं भौगोलिक और एक पढ़ने वाले हैं रीजनल। ये भौगोलिक क्या है और ये रीजनल क्या है, आप सर एक बार इसको बता दीजिए। तो आप हेडिंग लगा लीजिए ग्रेट प्लेन, आप यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए ग्रेट प्लेन। और अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, एक अगर हम लोग बात करें जियोग्राफिकल, तो इसके कुछ हिस्से हैं। अगर हम भौतिक विभाजन की बात करते हैं,
भौतिक विभाजन। तो इसके कुछ हिस्से हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भाबर प्लेन। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भाबर, भाबर, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमको देखने को मिलेगा तराई। भाबर के बाद हमको देखने को मिल जाएगा तराई मैदान। इसके बाद फिर हमको देखने को मिलेगा बांगर, बांगर। फिर इसी का एक हिस्सा है बांगर प्लेन। फिर हम देख लेंगे यहाँ पर खादर, खादर, जो खादर है ये भी इसी का हिस्सा है, खादर प्लेन। और इसी में हमको देखने को मिलेगा डेल्टाई रीजन, डेल्टाई रीजन, ठीक है। तो जब आप इसको भौगोलिक पढ़ेंगे, भौतिक जब इसका विभाजन पढ़ेंगे, तो इतने सारे हिस्से आपको पढ़ने हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जब हम इसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं, प्रादेशिक, रीजनल, रीजनल, तो रीजनल में हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पंजाब हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन। फिर हम लोग बात करेंगे राजस्थान। सेकंड जो इसका हिस्सा है वो है राजस्थान प्लेन। थर्ड आपको देखने को मिलेगा गंगा, गंगा प्लेन। फिर आपको देखने को मिल जाएगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो सबसे पहला वाला जो हिस्सा है ये आपके पास जियोग्राफिकल है, ये भौतिक विभाजन है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि ग्रेट प्लेन का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, आप ये वर्गीकरण कर दीजिए। तो आप जब मुख्य परीक्षा को पढ़ रहे होंगे तो पहले आपको देखना है कि कौन सा पूछा गया है। अगर 5 मार्कर जा रहे हैं तो पहले पता करना पड़ेगा भाई कौन सा लिखना है, कुछ भी लिखकर थोड़ी आ जाएंगे। तो देखिएगा कि भौतिक पूछ रहा है या प्रादेशिक पूछ रहा है। 11 मार्कर में जब आएगा तो आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में जो बातें हमने डिस्कस की हैं कि ये कहाँ पर है, कैसे बना है, क्या लंबाई है, वो क्या चौड़ाई है, लिख देंगे। फिर आप एक फ्लो चार्ट बना देंगे, ठीक है। फिर आप एक मैप बना देंगे कि भाई ये हमारे पास नॉर्थ प्लेन है। फिर आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उस फ्लो चार्ट में लिखेंगे कि इसको जब हम पढ़ते हैं तो एक भौतिक विभाजन पढ़ना होता है, एक प्रादेशिक विभाजन पढ़ना होता है। और भौतिक विभाजन का एक फ्लो चार्ट और प्रादेशिक का, और फिर आप हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भौतिक विभाजन को, भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टाई रीजन क्या है। और सेकंड हमारा जो हिस्सा रहेगा वो सेकंड हिस्सा आपके पास रहेगा प्रादेशिक, या जिसे आप लोग रीजनल, रीजनल प्लेन के नाम से जानते हैं। चलो भाई कहानी शुरू करते हैं। उम्मीद है बच्चा पार्टी सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर भाबर के बारे में। व्हाट इज भाबर? भाबर है क्या एक्चुअल में, ठीक है। भाबर की जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये है क्या, समझो। जो भाबर है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन, लोकेटेड, लोकेटेड गिरिपथ, गिरिपथ, गिरिपथ ऑफ हिमालय। जो हिमालय है बच्चा, इस हिमालय के गिरिपथ में, मतलब फुट हिल्स ऑफ, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। जो हिमालय है, इस हिमालय के जो पैर हैं, जो हिमालय के बाद वाली जगह आपको देखने को मिलेगी वो आपके पास एक गिरिपथ कहलाता है, फुटहिल्स कहलाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाबर है कहाँ पर। भाबर की लोकेशन, गिरिपथ वाला जो रीजन है, मतलब जो पर्वतों से जब मैदानी भागों में नदियाँ आती है तो वहाँ पर जो जगह बनाई जाती है वो आपके पास भाबर कहलाती है, ठीक है बेटा। क्या कहलाती है? भाबर कहलाती है, ध्यान रखिए। अगर हम लोग बात करें इसकी जो लेंथ है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, तो बच्चा आप लोग कह सकते हैं कि 8 से 10 किलोमीटर, 8 to 10 किलोमीटर चौड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। ये इतनी लंबाई में विस्तृत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो कंकड़ हैं, कंकड़ ये कैसे पाए जाते हैं? ये काफ़ी बड़े साइज में आपको देखने को मिलेंगे। मोटे मोटे कंकड़ या बड़े आकार के कंकड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। समझते हैं भाबर क्या है बेटा। ये गिरिपथ में अवस्थित है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। लेंथ की हम लोग बात करेंगे तो 8 से 10 किलोमीटर लंबे हैं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर कंकड़ पाए जाते हैं मोटे, समझिएगा। यहाँ नदियाँ जैसे ही आती हैं, जो नदियाँ हैं, नदियाँ या जैसे आप लोग बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स, ये बेटा क्या होता है, ये यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। जैसे ही नदियाँ यहाँ पर आती हैं ये विलुप्त हो जाती हैं, ये गायब हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गायब हो जाती हैं। तो
यहाँ पे नदियाँ गायब हो जाएंगी। अब कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा बच्चा, कुछ चीज़ समझिएगा। तो क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्या? कृषि नहीं कर सकते। यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन कैसा देखने को मिलेगा? प्राकृतिक वनस्पति कैसी रहेगी? ये बहुत लेस है, बहुत कम आपको देखने को मिल जाती है। अगर नेचुरल वेजिटेशन नहीं है तो क्या ह्यूमन हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा? ह्यूमन हैबिटेट नहीं, ह्यूमन हैबिटेट नहीं है, मानव आवास नहीं है। क्या यहाँ पर कृषि की जा सकती है क्या? नहीं सर, कृषि नहीं कर सकते। क्या यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है? हाँ, थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन सघन नहीं पाई जाती। क्या यहाँ पर मानव आवास है क्या? नहीं है, मानव आवास नहीं है। ठीक है, समझिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं भाबर। भाबर सबसे पहली स्थिति है, सबसे पहली अवस्था है। ठीक है, सबसे पहली अवस्था है। जब आप लोग हिमालय से नीचे की तरफ आएंगे तो भाबर देखने को मिलेगा। ठीक है, भाबर देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं इसकी विशेषताएं। तो नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। यहाँ पर मानव आवास ज़्यादा नहीं है, ये मानव से दूर आपके पास है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए, एक तो इरोजन होता रहता है, हमेशा इरोजन होता रहता है, यहाँ पर परेशानी होती रहती है। तो इसके कारण लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो रीजन है, इसकी एक समस्या आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो काफ़ी सारी बीमारियां जैसे मलेरिया वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाता है। तो भाबर वाला जो रीजन है, ये भाबर वाला रीजन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड 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 इज तराई। तराई रीजन, तराई समझिएगा। ये जो तराई क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो आप बता देंगे कि जो भाबर है, भाबर, इस भाबर के दक्षिण में, भाबर भाबर के दक्षिणी भाग, दक्षिण में, साउथ ऑफ भाबर। ठीक है, कहाँ पर है ये आपके पास? तो आप लोग लिख देंगे कि साउथ ऑफ भाबर प्लेन। जो भाबर मैदान है, इसके दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछ सकता है भाई इसकी जो लेंथ है, लेंथ ये क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये हमको 16 से, ठीक है, आप इसको लिख दीजिएगा कि 10 से लेके 20 किलोमीटर तक चौड़े, इतनी लंबाई में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ जो नदियाँ हैं, जो रिवर्स हैं, नदियाँ पुनः प्रारंभ हो जाती हैं, पुनः विजिबल हो जाती हैं, पुनः विजिबल यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाती हैं तराई वाले रीजन। तो पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है, सर तराई कहाँ पर अवस्थित है? फुट हिल्स ऑफ हिमालय या साउथ ऑफ भाबर प्लेन? आप बता देंगे कि साउथ ऑफ भाबर प्लेन में तराई रीजन हमारा लोकेटेड होता है। इसकी लंबाई 10 से 20 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर नदियाँ पुनः विजिबल हो जाती हैं, फिर से आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो नदियाँ जब आपके पास देखने को मिलेंगी तो ये काइंड ऑफ आपके पास एक मर्सी लैंड हो जाता है ना। ये आपके पास एक मर्सी लैंड देखने को मिलेगा। यह एक तरीके से हमको दलदली क्षेत्र लगने लगता है कि सर ये कैसा हो गया दलदली क्षेत्र। अब देखो, यहाँ पर सब कुछ होगा। क्या एग्रीकल्चर पॉसिबल है? यस सर। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर को आप करते हैं, यहाँ पर कृषि कार्य किए जाते हैं। क्या यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है? यस सर। यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, ये भी आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जैव विविधता आपको अधिक देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी में रिच कौन सा है, भाबर प्लेन है या तराई प्लेन है? आप बता देंगे जो भाबर प्लेन है ये नहीं है, ये जो तराई वाला रीजन है ये रिच है जैव विविधता में। ठीक है, अगर ये सब कुछ है तो ह्यूमन हैबिटेट होगा? यस सर। ये ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है, यह ज़्यादा मानव प्रिय है या मानव के नज़दीक है। सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, तो तराई रीजन, इसकी भी कुछ समस्या है सर। क्या समस्या है समझिए। यहाँ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना दोस्त, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, और जो बीमारियां पाई जाती हैं ये बीमारियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है सर, भाबर, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा तराई रीजन। हम इनको समझते हैं। देखो,
जैसे ये आपके पास, ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज अवर हिमालय, ठीक है, ये आपके पास क्या है सर, हिमालय है। हिमालय माउंटेन है, हिमालय पर्वत है। अब सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब आप इसके थोड़े नीचे आते हैं, जब आप इसके थोड़े नीचे आते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज योर भाबर प्लेन। भाबर प्लेन। इससे अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, इससे अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे, तो यहाँ इस तरीके से ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो बारीक कण आपको देखने को मिल रहे हैं, महीन कण आप इनको यहाँ पर बोल सकते हैं। दिस इज योर तराई रीजन। ठीक है, दिस इज योर तराई प्लेन। तराई प्लेन, ठीक है, समझिए। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हिमालय है। हिमालय है, यहाँ से इस तरीके से नदियाँ आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, और ये अपने निक्षेप जमाती हैं। यहाँ पे नदियाँ आती हैं और अपने निक्षेप जमा देती हैं। तो सबसे पहले क्या बनाती हैं सर, भाबर बनाती हैं, भाबर। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो कणों का आकार है, ये आकार किसका बड़ा होता है, तो आकार इसमें बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फूट हिल्स है, हिमालय के जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे वैसे ही आपको सबसे पहले भाबर देखने को मिलेगा। इनकी अगर हम लोग चौड़ाई की बात करते हैं बच्चा, ये 8 से 10 किलोमीटर तक, मतलब हिमालय से जैसे ही आप लोग जाएंगे तो 8 से 10 किलोमीटर तक आपको सबसे पहले भाबर ही भाबर देखने को मिलेगा। अब समझिए ना यार, ये नदियाँ यहाँ से जब इसको तोड़ती हैं, है ना, इसका जब तोड़ रही होती हैं, इसकी इरोजन और वेदरिंग कर रही होती हैं, तो सबसे पहले जो विशाल चट्टानी पिंड है, विशाल चट्टानी पिंड है, ये क्या होगा, ये गिरेगा और यहीं आके इकट्ठा हो जाएगा। ये टूटेगा और यहीं आके इकट्ठा हो जाएगा, टूटेगा और यहीं आके इकट्ठा हो जाएगा। तो जो चीज़ बड़ी होगी वो पास में ही इकट्ठी हो जाएगी, और जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे, जिन्हें आप लोग कह सकते हैं जो महीन कण होंगे, महीन कण, जिसे हम लोग जानते हैं बारीक कण, ये जो महीन कण होंगे ये थोड़े आगे चले जाएंगे और आगे जाके ये बना देंगे आपके पास क्या, तराई। जैसे आपने देखा होगा लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल की तराई में देखने को मिलेगा। सर ये कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे, ये सबको आपके पास जो उत्तराखंड और ये वाला हिस्सा है ना, इस वाले रीजन में आपको सबसे पहले भाबर देखने को मिलेंगे और फिर आपको तराई देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए। अब जब ये कहानी आपके पास चल रही होती है भाबर और तराई के बारे में, इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है सर, 8 to 10, और इसकी चौड़ाई आपको 10 से 20, मतलब फिर अगली 10 से 20 किलोमीटर की लंबाई में आपको तराई मैदान देखने को मिलेंगे। तो इनमें आपसे कोई डिफरेंस पूछ सकता है, इनमें आपसे कोई अंतर पूछ सकता है कि भाई अंतर बता दीजिए कि भाबर और तराई में क्या अंतर होता है। एक बच्चा अगर समझना चाहता है, सीखना चाहता है, सर मैं इसको कैसे याद रखूं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक तरफ आप भाबर लिख लीजिए, एक तरफ आप लोग तराई लिख लीजिए। भाबर एक साइड आप लोग लीजिए कि भाबर प्लेन, ठीक है, भाबर प्लेन, और एक साइड हम लोग लिख लेते हैं तराई प्लेन। इनमें कुछ बेसिक से अंतर, बहुत कॉमन से अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझिए। देखो सबसे पहले लोकेशन, तो भाबर कहाँ पर लोकेटेड है, आप बता देंगे कि फूट हिल्स ऑफ हिमालय, गिरिपथ, हिमालय के जो अ, पैर वाला हिस्सा है, गिरिपथ मतलब उसके नीचे, जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपके पास भाबर है। तराई को आप लोग लिख देंगे कि साउथ ऑफ भाबर प्लेन। जो भाबर प्लेन है, इस भाबर प्लेन के दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिल जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई इसकी लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, तो आप लोग बता देंगे ये 8 से 10 किलोमीटर की लंबाई में देखने को मिलेगा, और इसकी लंबाई आपसे कोई पूछेगा तराई की, तो आप बता देंगे ये 10 से 20 किलोमीटर तक। ये बेटा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। कुछ लोग कहते हैं ये 16 किलोमीटर तक है, और इसका विस्तार लोग 32 किलोमीटर तक भी बताते हैं, कुछ वेबसाइट आपको कुछ ऐसा ही बता दे। ठीक है भाई, चलिए। यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, नदियाँ गायब हो जाती हैं, इनविजिबल हो जाती हैं, गायब, और यहाँ नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं। यहाँ
जो रिवर्स हैं ये पुनः दिखाई देती है, पुनः मतलब यहाँ पे फिर से विजिबल हो जाती हैं रिवर। ठीक है भाई, चलिए क्या यहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्या, कृषि कर सकते हैं क्या, कृषि नहीं कर सकते। यहाँ पर कृषि कर सकते हैं क्या, यस सर कृषि कर सकते हैं, कृषि हो सकती है, खेती कर सकते हैं। यहाँ बायोडाइवर्सिटी कैसी है, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी आपको कम देखने को मिलेगी, कम, और यहाँ बायोडाइवर्सिटी आपको अधिक देखने को मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी में ये रिच है। तो भाबर और तराई रीजन अगर आपसे कोई पूछेगा तो मुझे लगता है कि आप इनको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ आपको बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क बहुत सारे इसी में हैं। ठीक है, यहाँ नेशनल पार्क होंगे क्या सर, नहीं होंगे। तो भाबर और तराई वाली कहानी आपको क्लियर हो गई है, भाबर और तराई आपको क्लियर हो चुकी है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है जिसे आप लोग जानते हैं बांगर और खादर के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर बांगर के बारे में कि व्हाट इज बांगर, बांगर क्या है सर। ठीक है, बांगर समझिए भाई। देखो, अगर हम लोग बांगर की बात करते हैं तो बांगर का सिंपल सा मतलब आपको बता देता हूँ, बंजर। ठीक है, बंजर, बंजर मतलब क्या है कि अनफर्टाइल सॉइल, अनफर्टाइल सॉइल, अनफर्टाइल, ये अनउपजाऊ होती है। होता क्या है सर ये, बांगल बांगर बेसिकली नॉन एज ओल्ड एलुवियम, ये जाना जाता है ओल्ड एलुवियम के तौर पर। ये सर ओल्ड एलुवियम क्या है, ये जाना जाता है प्राचीन जलोढ़क, प्राचीन प्राचीन जलोढ़क के नाम से जाना जाता है, ओल्ड एलुवियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ये जो उच्च भाग हैं नदियों के उच्च भागों में, मतलब जो हाई लैंड्स होते हैं, हाई लेटीट्यूड्स पर ये आपको देखने को मिलेंगे, उच्च भागों में आपको देखने को मिल जाते हैं। बांगर मतलब ओल्ड एलुवियम, मतलब ये एक ऐसी जगह है जो उपजाऊ नहीं है, यहाँ पर अब बरसात का पानी नहीं पहुँचता है। आप ऐसे समझिए, ये वो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहाँ नदियों का पानी, नदियों का पानी अब नहीं पहुँचता है, अब नहीं पहुँचता है, नहीं पहुँचता है यहाँ पर, मतलब क्या है समझिए। ठीक है, फिर आपके पास आता है एक खादर, एक आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ पर खादर। तो खादर क्या होता है बच्चा, आप इसको देख लीजिएगा, खादर देखो, खादर मतलब होता है न्यू एलुवियम, न्यू एलुवियम मतलब नवीन जलोढ़क, नवीन जलोढ़क मतलब ये आपके पास लो लैंड होते हैं, लो लैंड, ये निम्न भूमि होती है, निम्न भूमि। ठीक है, यहाँ अभी बाढ़ का पानी, यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है, बाढ़ का पानी पहुँचता है, मतलब नदियों के निक्षेप अभी भी यहाँ पर पहुँचते हैं, और ये मोस्ट फर्टाइल है। ये कैसा होता है सर, मोस्ट फर्टाइल है, मोस्ट फर्टाइल, ये बहुत उपजाऊ होता है, ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ देखने को मिलेगा। सर ये पूरी कहानी चल क्या रही है, आप पहले समझिए। पूछा जाएगा कि बांगर का मतलब क्या होता है, बांगर मतलब ओल्ड एलुवियम। देखो, नदी के द्वारा एलुवियल प्लेन बनाए जाते हैं, एलुवियल प्लेन, ये एलुवियल प्लेन में दो हिस्से होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है बांगर, बांगर मतलब होता है ओल्ड एलुवियम, पुराना जलोढ़क, मतलब किसी समय यहाँ नदी का पानी जाता था और फिर नदियों ने अपने रास्ते बदले या नदी विलुप्त हो गई, अब नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो पहले नदी का पानी जाता था, अब नहीं पहुंच पाता है, मतलब पहले यहाँ एलुवियल डिपोजिशन हुआ था, पहले ये फर्टाइल हुआ करती थी, अब पुरानी हो चुकी है, फर्टिलिटी कम होती जा रही है, तो ये कम उपजाऊ भूमि माना जाता है। ठीक है, जहां पहले पानी जाता था वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये ऊपर वाला हिस्सा, और ये नीचे उत्तर प्रदेश, बिहार वाला, तो ये हाईलैंड्स है, ये लू लैंड्स है। तो बांगर का सिंपल सा मतलब क्या होता है सर, ओल्ड एलुवियम, पुरानी जलोढ़क। क्या यहाँ पर अभी भी नदियों का पानी पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। क्या ये उपजाऊ है, नहीं, ये कम उपजाऊ हो चुके हैं। याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस रीजन में, पश्चिमी यूपी में आपको बहुत ज़्यादा बांगर प्लेन देखने को मिलेंगे। खादर का मतलब होता है बेटा न्यू एलुवियम, नवीन जलोढ़क, जहां अभी भी बाढ़ का पानी पहुंचता है या नदियों के अवसाद निक्षेप यहाँ पर पहुंचते हैं।
ये कैसा है सर? ये फर्टाइल है, ये निम्न भाग होते हैं। ये नवीन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार नदियों के द्वारा डिपोजिशन किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर आपके पास निक्षेप जमा किए जा रहे हैं नदियों के द्वारा, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं बेटा, खादर बोला जाता है या नवीन जलोढ़ बोला जाता है। अब समझने की कोशिश करिएगा। देखो, जैसे ये नदी आपके पास बह रही है, ठीक है, ये नदी आपके पास इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो नदी का एक ये वाला जो हिस्सा है, मान लीजिए यहाँ पर नदी पहले कभी जाती थी, पहले कभी नदी ने यहाँ पर जाकर इस तरीके से एक मैदान बनाया, तो ये वाला जो हिस्सा है ना सर, ये वाला हिस्सा आपके पास कहलाएगा बांगर प्लेन। जहाँ पहले कभी पानी जाता था, ये आपके पास कहलाने लगेगा क्या, बांगर प्लेन, बांगर, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ आज भी नदी का पानी जाता है, आज भी जाता है, तो विच इज़ योर खादर, विच इज़ योर खादर मतलब क्या है, अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ तो ये वाला जो हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पर अब नदी का पानी नहीं पहुँचता है, नदी का पानी नहीं पहुँचेगा, दिस इज योर बांगर प्लेन, बांगर, ठीक है। नदी का पानी नहीं पहुँचता है या नदियों ने एक निश्चित घाटियों में बहना स्टार्ट कर दिया है, और नीचे अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इस तरीके से, तो ये आपको देखने को मिलेगा खादर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा खादर। तो मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ, एक मैप के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो सारी कहानी आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले देखना, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये हिमालय, ये हिमालय आपको देखने को मिल रहा है, ये वाली कहानी, दिस इज हिमालय माउंटेन। फिर भाबर है, भाबर, देखो ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है हिमालय से बिल्कुल सटे हुए, बिल्कुल सटे हुए, ये फूट हिल्स है। ये क्या है बच्चा, ये फूट हिल्स ऑफ हिमालय है, ये हिमालय का ये गिरिपद क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको भाबर देखने को मिलेगा, भाबर से थोड़े आगे ही जैसे आप लोग जाएंगे तो ये तराई वाला रीजन है, ठीक है, ये तराई रीजन है, तराई। ये देखिए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, महीन कण आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये है बेटा भांगर, ठीक है। आप इसको ये आप इसको भाबर कहते हैं या आप इसको भांगर कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पर नदी बह रही है, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये आपके पास कहलाता है खादर। तो इस मैप के थ्रू हर एक बात आपके सामने क्लियर है, हर एक पॉइंट आपके सामने क्लियर है। फूट हिल्स में है, फूट हिल्स में भाबर की चौड़ाई कितनी होती है सर, इसकी चौड़ाई आपको 8 to 10 किलोमीटर देखने को मिल जाती है, 8 से 10 किलोमीटर। यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं, इनविजिबल हो जाती हैं, यहाँ पर रिवर इनविजिबल हो जाती हैं। यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है क्या, नहीं, नेचुरल वेजिटेशन का अभाव देखने को मिलेगा। क्या एग्रीकल्चर पॉसिबल है, नहीं सर, एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है। क्या ह्यूमन हैबिटेट है, नहीं, मानव आवास भी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, लेस बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसके जस्ट वाले रीजन में यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ नेचुरल वेजिटेशन है, या ह्यूमन हैबिटेट है तराई वाले रीजन में। तो सबसे पहले क्या आएगा, भाबर, फिर क्या आएगा, तराई, फिर बांगर, और फिर खादर, और ये नदी घाटी। ये आपके पास क्या बेटा, ये रिवर वैली है, ठीक है। एक और मैप लिया है मैंने इसी के लिए, देखो हमने क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहले बच्चा भाबर, हमने वो क्लासिफाइड किया है। सबसे पहले भाबर मैदान आएंगे, भाबर प्लेन आएंगे, फिर तराई मैदान आएगा, फिर आपको देखने को मिलेगा भांगर या बांगर, और फिर आपको खादर मैदान, और आफ्टर दैट डेल्टाई मैदान, ठीक है, डेल्टाई मैदान। ये देखो, इससे और बेहतर समझ सकते हैं। दिस इज योर हिमालय, मे बी विजिबल हो हिमालय। हिमालय के बाद देखो ये बड़े बड़े, आप समझो बच्चा, इसको जब ये तोड़ेगी, इसके जब तोड़ेगा ये पार्ट आपके पास ब्रेक होगा, ब्रोकन पार्ट ऑफ हिमालय जो दो तरीके से टूटेगा। एक तो बड़ा बड़ा टूटेगा, आप समझिए ना, जैसे आप किसी पत्थर को तोड़ रहे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना मैं इसके छोटे छोटे हिस्से करूंगा। जब पहली बार आप उसको तोड़ेंगे तो बेटा वो बड़ा ही टूटेगा, बड़े बड़े पार्ट टूटेंगे। तो जो लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स है, भाबर का मतलब बेसिकली बेटा आपके पास यही है कि लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के लार्ज साइज आपको देखने को मिलेंगे, बड़े आकार के पत्थर, ये आपके पास भाबर है। इसके बाद देखिए तराई वाला रीजन देखने को मिल रहा है, ये तराई वाला रीजन, यहाँ पर आपको छोटे छोटे पत्थर देखने को मिल रहे होंगे, स्मॉल पार्ट्स ऑफ, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स ऑफ, स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्ट है। यहाँ पर देखो ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीनरी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेट है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट देखो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपके पास क्या है सर, भांगर है, भांगर ऊंचा वाला। अब देखो नदी यहाँ बह रही है,
नदी ये वाली बह रही है, ये नदी बहती हुई जा रही है, यहाँ तक पानी आ सकता है, यस सर आ सकता है, यहाँ पानी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये खादर है, जहाँ पर नदी का पानी पहुंच रहा है दिस योर खादर, और जहाँ नहीं पहुंच पा रहा है वो आपके पास क्या हो गया है, अब भांगर हो गया है, या भांगर के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये मैप सब कुछ क्लियर कर रहा है। अब आपसे कोई पूछ सकता है सर कि सबसे पहले क्या आएगा, जैसे मान लीजिए हम एक ब्लैंक मैप लेते हैं, हम एक ब्लैंक मैप लेते हैं, आपसे कोई पूछ सकता है सर कि सबसे पहले क्या दिखाई देगा, अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई देगा सर, सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा हिमालय। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से हिमालय। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है सर, हिमालय है, ये आपके पास क्या है, हिमालय है, दिस इज योर हिमालय माउंटेन। ठीक है, हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत माला के बिल्कुल जस्ट पास में, बिल्कुल जस्ट पास में इस तरीके से अगर हम बड़े बड़े चट्टानी पिंडों को इकट्ठा कर देते हैं, बड़े बड़े चट्टानी पिंडों को, ठीक है, तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, अब हर एक बच्चा बता सकता है सर दिस इज योर भाबर प्लेन। ये क्या है सर, ये भाबर मैदान है, भाबर मैदान है। इसके जस्ट पास में अगर हम बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना देते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देते हैं, काफ़ी छोटे छोटे, जो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये रेतीले आप इनको कह सकते हैं, छोटे छोटे हैं, रेतीले हैं। तो ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी लंबाई में आपको देखने को मिलेंगे, और ये वाला जो रीजन आपको है ये तराई देखने को मिलेगा। दिस इज योर तराई रीजन। ठीक है, दिस इज योर तराई रीजन, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं तराई, तराई। अब आप समझिए, अब आप समझिए, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना सर, ये रिवर वैली है, दिस इज योर रिवर वैली, नदी घाटी। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब समझिए, नदी घाटी मतलब यहाँ पर अभी भी पानी आ रहा है, स्टिल वाटर इज फ्लोइंग, यहाँ पर वाटर आ रहा है। अब जब बाढ़ आएगी तो बेटा पानी यहाँ तक आ सकता है, पानी यहाँ तक आ सकता है, जब भी बाढ़ आएगी तो पानी यहाँ तक आ जाएगा, जब भी बाढ़ आएगी बेटा पानी यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ सकता है। तो जो ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर खादर प्लेन। जहां अभी भी पानी पहुंचता है वो आपके पास खादर है, और जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जहां पर अब पानी नहीं पहुंच पाता है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये बांगर है, बांगर, ओल्ड एलुबियम, ओल्ड एलुबियम। ठीक है भाई, चलिए, आई होप सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, सारी कहानी। अब इसको पूछ सकता है कि इनमें पर्यावरणीय महत्व किसका ज़्यादा है, पर्यावरणीय महत्व किसका ज़्यादा है, तो आप याद रखिए बेटा, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस सबकी है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप उसको पूछ सकता है सर टूरिज्म, तो टूरिज्म में भी यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस किसकी है, तो एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस इसकी है, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस इसकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट फर्टाइल कौन सा है, तो मोस्ट फर्टाइल आपके पास यही है। बायोडाइवर्सिटी में रिच कौन सा है, तो आप बता देंगे तराई है। ये काफी सारे फैक्ट हैं, यहां से आपके सवाल बन जाते हैं। इसी का एक और हिस्सा है आपके पास, इसी का एक और हिस्सा है विच इज नॉन एज डेल्टाई प्लेन, डेल्टाई मैदान। समझिए, डेल्टाई प्लेन, ठीक है, डेल्टाई प्लेन या डेल्टाई मैदान, डेल्टाई प्लेन या डेल्टाई मैदान, समझो। सबसे पहले आप डेल्टा को समझिए कि डेल्टा होता क्या है, डेल्टा होता क्या है। अगर मैं हमसे बोलूं कि जो डेल्टा है, ये पहली चीज तो एक मर्सी लैंड होता है, ये क्या है आपके पास, एक मर्सी लैंड है। यह है आपके पास एक दलदली भूमि है, दलदली क्षेत्र। और दलदली क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो जो वाटर है, वाटर रहता है मिक्स्ड, मिक्स्ड इनटू सॉइल। जो मृदा है इसमें पानी आपके पास घुला होता है, आप उसको मर्सी लैंड के नाम से जानते हैं। ये आपके पास क्या है सर, एक दलदली क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा आप क्या बोलते हैं, ये रिवर डिपोजिशन, ठीक है, रिवर के द्वारा जो एलुवियल डिपोजिशन लाए जाते हैं, उन एलुवियल डिपोजिशन का ही पार्ट है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सबसे पहले भाबर, तराई, बांगर, खादर, फिर जो आपको देखने को मिलेगा वो डेल्टाई प्लेन देखने को मिलेगा। देखिए,
एक नदी बहती है, नदी, और नदी जब बहती है तो अपने साथ हमेशा कुछ ना कुछ सेडिमेंट, कुछ ना कुछ मलबा लेके आती है, कुछ ना कुछ मलबा लेके आती है। अब इसको इस तरीके से समझिए, मैं एक लार्जर आस्पेक्ट इसका बता देता हूँ। जैसे ये नदी है, नदी ये बहती हुई जा रही है, बहती हुई जा रही है, ठीक है। अब इसका आएगा मोहना। सबसे पहली जगह बेटा क्या होता है, ये होता है माउथ, जहाँ से नदी का ओरिजिन होता है। माउथ, आप सॉरी, बच्चा इसको माउथ नहीं कहते, जहाँ से नदी आपके पास निकल रही होती है, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, है ना, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन, ठीक है। इसको आप लोग जानते हैं उद्गम के नाम से, उद्गम, ठीक है। और जहाँ जाके नदी का समापन हो रहा है, ये कहलाता है आपके पास माउथ, ये कहलाता है माउथ, इसे आप लोग कहते हैं मोहना। अब नदी अपने साथ काफी सारे अपसाद लेके जाती है। जब नदी जाती है तो अकेली थोड़ी जाती है, खाली थोड़ी जाएगी, ये अपने साथ काफी सारे, जैसे ये पानी जा रहा है, ये पानी बहता हुआ जा रहा है, अब ऐसा तो है नहीं है कि पानी अकेला बहता जाएगा, हमने इसमें एक छलनी लगा दी है कि बस भैया नदी में पानी जाएगा। ये जहाँ से जाती है, जिस भी जगह से जाती है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके जाएगी। ये इस तरीके से कुछ ना कुछ मलबा अपने साथ लेके जाती है, ये मलबा है, ये सेडिमेंट है। जब नदी शुरुआती अवस्था में होती है, काफ़ी तीव्र होती है, तो मलबा तोड़ने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। जब यंग एज में आती है तो इसकी स्पीड, मतलब इसके पास बहुत सारा पानी रहती है, तो कोई भी मलबा अपने साथ लेके जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा इस बात को। जब इसकी अंतिम अवस्था आती है, लास्ट स्टेज आती है, तो ये इस तरीके से, इस तरीके से कुछ जल वितरिकाओं में बंटती है ना, कुछ इस तरीके से जल वितरिकाओं में आपको देखने को मिल जाती है। जब ये जल वितरिकाओं में बढ़ती है और उसके बाद फिर ये जाती है यहाँ पर अपने माउथ में, तो अपने साथ जो मलबा लेके आई है ना, इस मलबा को तट के सापेक्ष छोड़ जाती है, तट के सापेक्ष ये छोड़ के चली जाती है। तो आप बता सकते हैं कि नदी जब अपनी अंतिम अवस्था में बूढ़ी हो जाती है और अपने भार को कम करने के लिए जिस मलबे को तट के सापेक्ष छोड़ के जाती है, वो आपके पास डेल्टा कहलाता है। जैसे हमारा प्यारा सा भारत है, प्यारा सा भारत, और इस प्यारे से भारत को आप अगर देखोगे तो एक हमारे पास पश्चिम तटवर्ती मैदान है, पश्चिमी, एक आपके पास क्या है, पूर्वी तटवर्ती मैदान, दिस और आपके पास पूर्वी, दिस और वेस्टर्न। देखो यहाँ जो स्लोप है ना, स्लोप, ये स्लोप आपको बहुत स्टीप देखने को मिलेगा, बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र। और जब तीव्र ढाल आपको देखने को मिलता है तो नदियां सीधा समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, सीधा समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, तो यहाँ पर डेल्टा बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। भारत में जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है, क्या यहाँ पर डेल्टा बन सकता है क्या सर, यहाँ डेल्टा नहीं बन सकता। ये जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट को ये कटा फिटा है, ठीक है, ये कटा फिटा है, ये कटा फिटा है, इसका जो स्लोप है ये बहुत मंद है, बहुत मंद। और मंद ढाल होने के कारण, मंद ढाल होने के कारण जब नदियां यहाँ पर आती हैं तो इनको इनको समुद्र में जाने से पहले बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इनके द्वारा क्या होता है, इस तरीके से जो मलबा लेकर आई हैं, जो सेडिमेंट्स लेकर आए हैं, इन सेडिमेंट्स को तट के सापेक्ष छोड़ के चली जाती है, इनको यहीं छोड़ देती है तट के साथ में। अब ये तट के साथ में जब छोड़ के जाएंगी तो बच्चा देखो, इसमें पानी भी होगा, इसमें पानी भी होगा, इसमें सेडिमेंट भी होंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है ना सर, ये एक दलदली भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इट्स कॉल्ड डेल्टा, इट्स कॉल्ड डेल्टा। आपने देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा है, ये आपके पास कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, जो कि मेघना, ठीक है, मेघना, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। क्या एक ही डेल्टा है क्या, नहीं सर। आप जैसे इधर आएंगे, आप जैसे जैसे इधर आएंगे तो आपको यहाँ पर महानदी का डेल्टा देखने को मिल जाएगा, ये वाला रीजन महानदी का डेल्टा। यहाँ आप लोग देखेंगे तो हमको गोदावरी का डेल्टा देखने को मिलेगा, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पर आपको डेल्टा देखने को मिलेंगे। तो डेल्टा मतलब आप समझ गए, डेल्टा का मतलब क्या होता है कि नदी जब अपनी अंतिम अवस्था में होती है, जब रिवर अपनी लास्ट एज में होती है, लास्ट एज, या आप इसे कह देते हैं अंतिम अवस्था, तो अंतिम अवस्था में, अंतिम अवस्था में नदी के द्वारा जो निक्षेप होते हैं, इन निक्षेपों को जो डिपोजिशंस होते हैं, इन डिपोजिशंस को तट के सापेक्ष छोड़कर चल जाती हैं, डेल्टा कहलाता है। अब इसका आकार कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा पक्षीपाद, ठीक है, एक आप लोग डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, पक्षीपाद डेल्टा। एक आप लोग पढ़ेंगे धनुषाकार डेल्टा, ठीक है,
धनुषाकार वाव शेप, ठीक है, वाव शेप। एक आप लोग पढ़ सकते हैं पंजाकार डेल्टा, ठीक है, पंजाकार डेल्टा। तो ये इसके टाइप हो सकते हैं। पक्षीपात मतलब देखो, जैसे मुख्य नदी आपके पास जा रही है, फिर इसमें इस तरीके से ये वितरिकाएं निकल जाती हैं, इसमें इस तरीके से वितरिकाएं निकल जाती हैं, तो ये पक्षीपात डेल्टा हो जाएगा। धनुषाकार नदी ने मान लीजिए कि इस तरीके से एक डेल्टा का फॉर्मेशन किया, तो ये आपके पास धनुषाकार। पंजाकार ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसा, 5 ये आपके पास पंजाकार। तो इनके आकार अलग अलग आपके पास हो सकते हैं। तो सर अच्छी बात है, पूर्वी भाग में डेल्टा बना दिया, यहाँ पर डेल्टा बना दिया, लेकिन पश्चिमी साइड क्या करेंगे? पश्चिमी साइड तो यहाँ पर बनता है बेटा एस्चुरी, यहाँ बनती है एस्चुरी, एस्चुरी, एस्चुरी। तो यहाँ पर बनती है एस्चुरी, और एस्चुरी भी डेल्टा का ही एक टाइप है, बस जब ये समुद्र के अंदर जाके बनती है तो एस्चुरी कहलाती है, और तट के ऊपर बनती है तो आपके पास डेल्टा कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये सारी कहानी शायद आपको क्लियर होगी। इसमें हमने बेहतर तरीके से चीज़ों को एक समझने का प्रयास किया है, सारे बच्चे आप इसको समझ भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखो 2-3 चीज़ें और आपके पास आती हैं जब हम लोग इस नॉर्थ प्लेन को पढ़ रहे होते हैं। एक पूछा जाता है आप लोगों से ऑक्सबो लेक, ठीक है, हम इसको ऑक्सबो लेक रिवर में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं, रिवर में आपको देखने को मिलेगा, इसका हिस्सा नहीं। तो लगभग कहानी आपको क्लियर होगी, लगभग कहानी आपको क्लियर होगी। देखो भाबर प्रदेश, इसका विस्तार शिवालिक हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में है। अच्छा, बढ़िया पॉइंट यहाँ से निकला हुआ है कि इसका विस्तार है कहाँ पर? शिवालिक हिमालय के। शिवालिक मतलब क्या है बच्चा? आपसे कोई पूछ सकता है कि भाबर प्रदेश जो ग्रेट हिमालय है, इस ग्रेट हिमालय के फूट हिल्स में देखने को मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है सर, लेजर पॉसिबल ही नहीं है। जो सबसे लास्ट पार्ट है हिमालय का वो शिवालिक है, तो कहाँ देखने को मिलेगा सर? ये जो शिवालिक वाला रीजन है, यहाँ पर इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है, गिरिपथ, फूट हिल्स। ठीक है, पश्चिम में सिंधु से, ये कहाँ पर, जो इंडस रिवर है, इस इंडस रिवर से लेके तीस्ता रिवर के बीच में, मतलब इंडस रिवर से लेके तीस्ता रिवर के बीच में आप इनको देख सकते हैं। एक प्यारा सवाल यहाँ से बनेगा, एक प्यारा सवाल बन सकता है कि जो भाबर है, जो भाबर है, ये भाबर प्रदेश क्या गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्रा के बीच में देखने को मिलेगा? यहाँ पे कोई भी नदियों के नाम दे सकते हैं, आपको याद रखना है बेटा, ये 2 नदियों के बीच में देखने को मिलते हैं। इंडस, इंडस जो रिवर है वेस्ट में, यहाँ इंडस से लेकर, और पूर्वी साइड में जो तीस्ता रिवर है, इस तीस्ता रिवर के बीच में देखने को मिल जाते हैं। इनकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर, जो हम 8 से 10 लिख रहे थे एनसीईआरटी, ये 8 to 16 किलोमीटर चौड़े आपको देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ तो ये इतनी दूर तक, कहीं कहीं इतनी दूर तक आपको देखने को मिल जाता है। इनकी चौड़ाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इनका जो निर्माण है ना, इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए भारी पत्थर, देखो भारी पत्थर का मतलब क्या है? बड़े पत्थर, बड़े पत्थर, लार्ज साइज है, कंकड़ पत्थर और बजरी से हुआ है, सैंड वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र में गुजरने वाली छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं और बड़ी नदियां कई धाराओं में बढ़ जाती हैं। बढ़िया सवाल आया है सर। देखो अब से पूछा जाएगा कि भाबर प्रदेश में हर प्रकार की नदी विलुप्त हो जाती है? नहीं, जो छोटी नदियां होती हैं, जो स्मॉल रिवर्स होती हैं, ये गायब होती हुई प्रतीत देती हैं, ये इनविजिबल हो जाती हैं। लेकिन जो बड़ी नदियां होती हैं, जो मेजर रिवर हैं, वो आपको कई धाराओं में बटी हुई देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी धाराओं में देखने को मिल जाती है। इस प्रकार की चट्टानी क्षेत्रों को जो भाबर प्रदेश है, पंजाब में भाबर और असम में द्वार कहते हैं। ठीक है, ये जो चट्टानी क्षेत्र है, इनसे जो बनते हैं, पंजाब में भाबर और असम में द्वार कहते हैं। चलिए तराई की बात करते हैं। इसका विस्तार कहाँ पर है? लोकेटेड कहाँ है? भाबर के साउथ में। द साउथ ऑफ भाबर प्लेन लोकेटेड इस तराई रीजन। ये 10 से 20 किलोमीटर, ये काफी बड़े हैं, इनकी लंबाई आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। भाबर में विलुप्त नदियां, जो रिवर इनविजिबल हो जाती हैं भाबर प्लेन में, ये यहाँ पर कई धाराओं में प्रकट हो जाती हैं, ये आपके पास विजिबल हो जाती हैं। यहाँ पर रिवर आपके पास विजिबल हो जाती है। यह क्षेत्र काफी नम है और दलदली प्रकार का है। हम पहले ही आपसे बात कर चुके हैं कि ये एक मर्सी लैंड है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसके कारण यहाँ पर घने जंगल हैं, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। देखिए भाबर में नहीं थे, लेकिन तराई में वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिल रहा है। इसमें दुधवा, काजीरंगा, मानस, ये सब का है सर, ये आपको आसाम में देखने को मिल जाते हैं। क्या? वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, ठीक है। या कृषि भी आपके पास हो जाती है। ये अंतर है, एक बहुत शॉर्ट अंतर है भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए ये भाबर का है सर, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र।
ये तराई प्रदेश भाबर के दक्षिणी भाग में देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई। 8 से 16 किलोमीटर, ये 10 से 20 किलोमीटर। बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ पर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ नदियाँ दिखाई देती हैं। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, कृषि के लिए आपके पास उपयुक्त है। ये बहुत शॉर्ट में 5 मार्कर आपके पास है, 5 मार्कर, 5 नंबर इजीली अर्न कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन बने, आपको बनाना है, आप लिख के आ सकते हैं। चलिए भाई, बांगर प्रदेश। देखो भाई, ये सारी चीज़ें हैं। बांगर को भागर कहते हैं। इस क्षेत्र में चूने की छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। चूना, चूना कहाँ पाया जाएगा सर? चूने की ग्रंथियां पाई जाएंगी, जिसे कंकड़ कहा जाता है बांगर प्रदेश में। ये शुष्क क्षेत्रों में मृदा की प्रकृति लवणीय और क्षारीय, सेलाइन और एल्कलाइन आपको देखने को मिल जाता है। स्थानीय नामों, जो बांगर है बेटा, इसको हम लोग रेह कहते हैं। रेह, कल्लर या धूड़। देखो, जो पश्चिम वाला रीजन है, आप इनको यहाँ पर रेह, कल्लर और धूड़ के नाम से जान सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि सर रेह किसका नाम है? रेह बांगर का। कल्लड़ किसका नाम है? कल्लड़ ये भी बांगर का है। भूड़ किसका नाम है? ये भी आपके पास बांगर का है, ध्यान रखिएगा। खादर प्रदेश, कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं। खादर या बेट कहा जाता है। आप इनको खादर भी कहते हैं या बेट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बेट। यह मृदा काफी उपजाऊ होती है, यहाँ पर सघन कृषि कार्य किया जाता है। ये इनमें आपके पास अंतर है, आप इनमें डिफरेंस देख लीजिएगा। ये आपके पास डेल्टाई प्रदेश है, ठीक है। ये डेल्टाई प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो भाई ये एक और देख लीजिए, हम अब इस पे चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो बचा पार्टी, बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को हमको समझना है, बहुत बेहतर तरीके से हमको यहाँ पर आगे बढ़ना है। अभी तक की जो कहानी है, इसमें कुछ भी आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कोशिश करिए, आप हमें इनके बारे में ज़रूर बताएं। क्योंकि आप जब तक नहीं बताएंगे ना, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसकी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं नॉर्थ प्लेन को। तो अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ प्लेन जो है, इस नॉर्थ प्लेन का रीजनल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल पढ़ लिया है, भौगोलिक हमने पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत बांगर, खादर, भाबर, तराई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब जो कहानी है ये है रीजनल, जिसे आप लोग प्रादेशिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखिए, जब हम लोग मुख्य परीक्षा को देने जाते हैं या आप लोग पीटी एग्ज़ाम को देते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी पैटर्न पूछा जा सकता है। भाबर पूछ सकते हैं, तराई पूछ सकते हैं, या फिर भौगोलिक या जो रीजनल क्लासिफिकेशन है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए, तो जब हम लोग रीजनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, रीजनल या नॉन एज प्रादेशिक विभाजन। इस प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत हमको कुछ 5 के आसपास रीजन यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का मैदान। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान के मैदान की। राजस्थान प्लेन के बाद हम लोग बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, ठीक है, आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा पंजाब एंड हरियाणा प्लेन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो गंगा है, इस गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान। और इस गंगा के मैदान के बाद हम लोग बात देखेंगे यहाँ पर जो असम है, इस असम में ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो 4 तो ये मेजर डिवीजन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जब हम लोग गंगा के मैदान को पढ़ते हैं, तो गंगा के मैदान में हमको 3 क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा अपर गंगा, एक हमको देखने को मिल जाता है अपर गंगा, एक यहाँ देखने को मिलेगा मध्य गंगा, अपर गंगा, मध्य गंगा, और सबसे आखिर में निम्न गंगा। तो जो गंगा का मैदान है, ये गंगा का प्लेन जो है, देखिए हम रीजनल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। रीजनल क्लासिफिकेशन, इस रीजनल क्लासिफिकेशन में राजस्थान प्लेन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है, राजस्थान प्लेन। उसके बाद हमको देखने को मिलेगा पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन। और जो गंगा प्लेन है, इस गंगा प्लेन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक अपर गंगा, एक मिडिल गंगा, एक लोअर गंगा। अपर गंगा, अपर गंगा बेसिकली जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। फिर आपको देखने को मिलेगा मिडिल गंगा, मिडिल गंगा मतलब जो मेन रीजन है, मेन ईस्टर्न रीजन है यूपी का ये। और निम्न गंगा, लोअर गंगा की जब हम लोग बात करते हैं, तो लोअर गंगा के अंतर्गत जो वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है।
तो प्रादेशिक विभाजन में आप ये वाली क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं। एक मैप हम बनाते हैं और इस मैप के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए चीज़ों को। ये हमारा प्यारा सा भारत है और इस प्यारे से भारत को जितनी भी बार आप बनाएंगे उतने बेहतर आप होते जाएंगे, उतने बेहतर आप इसमें होते जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप बार बार इस मैप को यहाँ पर बनाएं। जितनी बार आप बनाएंगे, जितनी बार भी आप बनाएंगे उतने बेहतर होते जाते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ जो क्लासिफिकेशन है अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से ये जो एक रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा राजस्थान, और यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है ये पंजाब और हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा। अगर आप आगे आएंगे तो इस तरीके से ये जो प्लेन देखने को मिलेगा ये अपर गंगा, ठीक है, दिस इज योर मिडिल गंगा एंड ये आपके पास पूरा लोअर गंगा। और इधर हम लोग बात करते हैं तो ये वाला जो रीजन है ये आपको देखने को मिल जाता है हमारा असम, ठीक है, असम या ब्रह्मपुत्रा का मैदान, असम या ब्रह्मपुत्रा। हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज योर राजस्थान प्लेन, ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मैदान है। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मैदान है, राजस्थान प्लेन यहाँ हमको देखने को मिल जाता है। राजस्थान प्लेन के अलावा ये आपके पास है पंजाब का मैदान, पंजाब, एंड दिस इज योर हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं दिस इज योर अपर गंगा, अपर गंगा, मिडिल गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाता है किसका, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपको देखने को मिलेगा डेल्टाई रीजन, डेल्टाई रीजन। तो हम लोग इनके बारे में बात करने वाले हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ये एक रीजनल क्लासिफिकेशन है। आप भी कोशिश करें कि बार बार जब इस मैप को आप लोग बनाएंगे तो ये मैप आपका और बेहतर होता चला जाएगा। ये वाला हिस्सा यहाँ कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है, हमने उसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास रीजनल क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पंजाब हरियाणा। देखिए पंजाब हरियाणा के जो मैदान है ये काइंड ऑफ बांगर प्लेन ज़्यादा हो गए, यहाँ पर जो बांगर सॉइल है ये आपको अधिक देखने को मिलेगी। अगर राजस्थान के मैदान की बात करेंगे तो राजस्थान के मैदान का जो पूरा का पूरा पश्चिमी भाग है, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा डेजर्ट हो चुका है। ये सारा का सारा आपके पास क्या है, डेजर्ट है, डेजर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसी बातें आपसे कोई पूछ सकता है कि ये किसका हिस्सा है, कहाँ पर है। एक मैप हम आपको दिखा देते हैं, आप इस मैप के थ्रू देखिएगा। देखो बच्चा, ये जो पूरा का पूरा हमको दिखाई दे रहा है ना, ये दिस इज योर राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके पास डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ आपको ये पंजाब एंड हरियाणा का मैदान देखने को मिलेगा, दिस इज एंड पंजाब एंड हरियाणा, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि कौन सा हिस्सा कहाँ पर है। ये पूरा का पूरा गंगा, यूपी वाला जो रीजन है आप इसको गंगा के नाम से यहाँ पर जानते हैं, गंगा के प्लेन के नाम से जानते हैं। और गंगा का प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड है, अपर, मिडिल और लोअर। समझते हैं कहानी को, ठीक है भाई, चलिए। तो जो उत्तरी मैदान में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, डिफरेंसेस और उच्चाबच टोपोग्राफी के आधार पर, टोपो जो ग्राफी है इस टोपोग्राफी के आधार पर 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, 4 पार्ट में। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब हरियाणा प्लेन, फिर हमको देखने को मिल जाता है राजस्थान प्लेन और थर्ड आपको गंगा प्लेन। ये जो गंगा प्लेन है इसके 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर अपर गंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अपर गंगा के बाद हमको देखने को मिल जाता है मिडिल गंगा एंड लास्ट में हमको देखने को मिलेगा लोअर गंगा, सबसे लास्ट में आपको लोअर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का मैदान। बच्चा समझिएगा, देखिए जो लोअर गंगा है ना, लोअर गंगा ये हमारा वेस्ट बंगाल वाला पूरा रीजन है, डेल्टा रीजन के पास का। और ये ब्रह्मपुत्रा असम की जो सकरी घाटी है, नैरो जो वैली आपके पास है, असम वाला रीजन, यहाँ जिस एरिया में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है वहाँ पर आपको असम प्लेन देखने को मिलेगा। ये वाला अपर पार्ट है, अपर देखिए, अपर ये भी बांगर है, अपर वाला भी आपके पास ये बांगर है, ये पूरा का पूरा बांगर प्लेन है। ये देखिए ये पूरा का पूरा आपके पास खादर प्लेन है, खादर प्लेन, ये आपको फर्टाइल लैंड देखने को मिल रहा है। तो सवाल पूछा जा सकता है मिडिल गंगा और लोअर गंगा जो प्लेन है यहाँ पर कछारी सॉइल ज़्यादा पाई जाती है, और पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान यहाँ पर बांगर सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहले यहाँ नदियाँ बहा करती थी, अब नदियाँ नहीं बहती हैं, तो यहाँ बांगर सॉइल जो है इसकी अधिकता देखने को मिल जाती है।
ठीक है भाई, चलिए तो ये क्लासिफिकेशन है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्लेन, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है कि राजस्थान का प्लेन कहाँ पर है? जो अरावली पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी भारत की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, इसके पश्चिम में स्थित है। बेस्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन, इसके बेस्ट में आपको देखने को मिल जाता है। ये कितना एरिया कवर करता है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर। आपसे कोई पूछ सकता है इसका एरिया कितना है? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो लोकेशन याद रखिए, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में, जो अरावली पहाड़ी है इसके पश्चिम में देखने को मिल जाता है, इतना एरिया कवर करता है। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? यहाँ पर काफ़ी सारी झीलें पाई जाती हैं, लेक्स पाई जाती हैं। देखिए समझिए, जैसे आपके पास ये राजस्थान का प्लेन है, ठीक है, ये आपका राजस्थान का प्लेन है। इस राजस्थान के प्लेन में, इस राजस्थान के प्लेन में इस तरीके से अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। इस साइड आपको देखने को मिलेगा, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस इज योर मेवाड़ प्लेटू। ये है आपके पास मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का प्लेटू। और इधर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से फैला हुआ है मालवा का पठार, ठीक है। इधर आपको ये मालवा प्लेटू देखने को मिलता है। ये जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है सर, आप इसको जानते हैं राजस्थान के प्लेन के नाम से, राजस्थान के प्लेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहले, कुछ समय पहले यहाँ नदियाँ बहती थी। आपने घग्गर नदी के बारे में पढ़ा होगा, सरस्वती नदी के बारे में पढ़ा होगा, ये नदी यहाँ पर बहती थी। तो इन नदियों के बहने के कारण यहाँ पर लेक्स बनी, यहाँ पर लेक्स बनी, ठीक है। पहले यहाँ पर लेक्स पाई जाती थी, जैसे सांबर लेक, डींडवाना लेक, ठीक है। तो जब नदियाँ यहाँ पर बहा करती थी तो लेक्स तो थी। अब नदियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये पृथ्वी के नीचे है। अब जो हमारी धरातल है, इस धरातल के नीचे आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये लेक्स अभी भी हैं। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे पहले झीलें क्यों थी? क्योंकि नदियाँ थी। अब ये सैलाइन लेक हो चुकी हैं, अब ये खारे पानी की झील में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे खारे पानी की झील पाई जाती हैं। यहाँ स्टेपी प्रकार के, स्टेपी प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं, स्टेपी प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो अपेक्षाकृत आर्द्र होते हैं, जो एरिड होते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि एरिड फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? एरिड फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है कि मिनिमम रेनफॉल, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा भारत में लेह में होती है। और यहाँ भी जो वर्षा होती है बेटा, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ये डेजर्ट है, डेजर्ट। और एक डेजर्ट होने के लिए जो मिनिमम रेनफॉल चाहिए वो 25 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मिनिमम रेनफॉल। और टेम्परेचर बहुत हाई पाया जाता है, तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। तो ये एरिड है। और स्टेपी प्रकार के मतलब क्या है? इनमें जो लीफ होती है, लीफ ये नहीं होंगी, इनकी जगह आपको कांटे देखने को मिलेंगे। तो कांटेदार वनस्पति पाई जाती है इसमें, ठीक है। वनस्पतियाँ कैसे होंगी? कांटेदार होंगी, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग बात करें, जो मवेशी है राजस्थान में, तो मवेशी में या तो आपको ऊँट देखने को मिलेगा, ऊँट प्रमुखता, ऊँट के साथ फिर हमको बकरी देखने को मिल जाती है। तो आप समझिए कि यहाँ वनस्पति कम है, इसीलिए यहाँ पर ऊँट देखने को मिलेगा, यहाँ बकरी देखने को मिलेंगी, गाय भैंसे अपेक्षाकृत आपको कम देखने को मिल जाती है, ठीक है भाई। तो आप याद रखेंगे कि इसका विस्तार जो हमारा अरावली है, इस अरावली के पश्चिम में है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है। इसकी विशेषता है सामर जैसी लेक, ये सैलाइन लेक है, सैलाइन। आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत की लार्जेस्ट जो सैलाइन लेक है वो कौन सी है? वो आपके पास चिल्का लेक है। लेकिन मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ पर है? तो सामर लेक की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये सैलिनिटी के लिए फेमस है। सैलिनिटी, सैलिनिटी को आप लोग जानते हैं खारापन, इसका जो खारापन है ना ये ज़्यादा है। तो अधिक खारेपन वाली झील आपके पास सामर लेक है, याद रखिएगा। पूर्व पश्चिम में ढाल, इसकी देखिए पूरब से पश्चिम की ओर देखने को मिलेगी और उत्तर से दक्षिण की ओर देखने को मिलेगी। मतलब क्या है कि अगर हम ये राजस्थान का इस तरीके से मैप बनाते हैं, ठीक है, ये राजस्थान का अगर हम इस तरीके से मैप बनाते हैं, इसका स्लोप कैसा होगा? पूर्व से पश्चिम। मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर यहाँ से नदी जाती है पूरब से पश्चिम, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से इधर इसका ढाल आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़िया स्लोप क्वेश्चन बन सकता है कि जो राजस्थान का प्लेन है इसका स्लोप कहाँ है? पश्चिम से पूर्व की ओर है क्या? नहीं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का स्लोप पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन राजस्थान के प्लेन का स्लोप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिल जाता है पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। ये स्लोप है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदी है लूनी नदी, जो कच्ची खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम भागों में जलोढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें रोहो कहा जाता है। रोहो क्या है? आपसे कोई पूछ सकता है रोहो क्या है? रोहो आपके पास एलुवियल प्लेन है, एलुवियल। और ये कहाँ का एलुवियल प्लेन है? ये प्लेन आपको देखने को मिल रहा है बच्चा राजस्थान का। ये एलुवियल प्लेन है, कहाँ पाया जाता है? साउथ वेस्ट रीजन, साउथ
वेस्ट रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो साउथ वेस्ट रीजन है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो राजस्थान का प्लेन अगर 5 मार्कर में आ जाए, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पाया जाता है, किस प्रकार की वनस्पति स्थिति, कहाँ ये लोकेटेड है, लोकेटेड, ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया, एरिया, इसकी विशेषताएं, फीचर, ठीक है, वेजिटेशन, वेजिटेशन, स्लोप, ठीक है, और मेजर रिवर। तो इंग्लिश वाले बच्चे परेशान मत होइए, हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन आपके सामने, हर एक शब्द को मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान। तो पंजाब और हरियाणा के मैदान की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये यमुना नदी और रावी नदी, समझिए, जो ईस्ट है, इस ईस्ट में आपको यमुना रिवर देखने को मिलेगी और वेस्टर्न पार्ट में आपको रावी नदी देखने को मिलेगी। इस तरीके से यमुना नदी से लेकर रावी नदी के बीच में पंजाब और हरियाणा का मैदान है। पंजाब हरियाणा के साथ में ये दिल्ली तक विस्तारित है, इसका जो एक्सटेंशन है ये दिल्ली तक आपको देखने को मिलेगा। इसका एरिया 1.75 लाख पर किलोमीटर है। राजस्थान का प्लेन 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है, ये 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर में आपको देखने को मिल रहा है पंजाब हरियाणा। तो पूछा जा सकता है कि यमुना रिवर, एक साइड रावी रिवर पूरब की साइड, और पश्चिम में, पूरब में यमुना और पश्चिम में कौन है, रावी नदी। तो याद रखना बेटा, वेस्टर्न साइड में है रावी और ईस्टर्न साइड में यमुना। कहाँ कहाँ तक, पंजाब हरियाणा दिल्ली। कितना एरिया है, 1.75 लाख। यहाँ जो सतलुज रिवर है, सतलज, ठीक है, सतलज रिवर, इसी के साथ में ब्यास रिवर एंड रावी रिवर, इनके डिपोजिशन से, निक्षेप मतलब क्या है, डिपोजिशन। आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या जो पंजाब हरियाणा का मैदान है इसको यमुना के डिपोजिशन से न बनाया है या गंगा के डिपोजिशन से बना है, नहीं, ना गंगा डिपोजिशन ना ही यमुना डिपोजिशन, ये बना हुआ है किससे, सतलज, ब्यास और रावी नदी के एलुवियल डिपोजिशन से, ठीक है भाई। यह मैदान बांगर से है। अब इसकी जो विशेषता होगी ना बच्चा, इसकी विशेषता क्या होगी, इसकी विशेषता आपको देखने को मिल जाती है बांगर। तो बांगर क्या है बेटा, आप सब लोग जानते हैं, बांगर है ओल्ड एलुवियम, ओल्ड एलुवियम। और ओल्ड एलुवियम का मतलब है कि यहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं जाता है, अब यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं जाता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। ये अब आपका अब ये लेस फर्टाइल हो चुका है, लेस फर्टाइल हो चुका है। यहाँ पर अब नदियाँ नहीं पहुँच पाती है, नदियों का पानी या नदियों के निक्षेप नहीं पहुँचते हैं, ठीक है। ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम की ओर है। छोटी नदियों को चोस कहते हैं। चोस आपसे कोई पूछ सकता है, चोस क्या है, जो छोटी रिवर होती है। और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को खादर कहते हैं, खादर को ये बैट के नाम से जाना जाता है। देखो, दो शब्दावली है बच्चा। पंजाब और हरियाणा के मैदान की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा के मैदान को बहुत सिंपली आप याद रख सकते हैं, समझो, पंजाब और हरियाणा। देखो, इसका जो फॉर्मेशन है आप बताएंगे कि रावी नदी जो पश्चिम में, रावी नदी से लेकर पूर्व में जो यमुना रिवर है, इस यमुना रिवर के बीच में देखने को मिल रहा है। इसका एरिया है, एरिया कितना है बच्चा, तो एरिया है 1.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसने बनाया है, मेजर रिवर कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि सतलज, सतलज, रावी, रावी और ब्यास, इन नदियों के डिपोजिशन से बना हुआ है, ठीक है भाई, बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो स्मॉल रिवर्स है, स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर है, उनको चोस कहा जाता है। चोस, चोस क्या है, फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई बैट क्या है, बैट, बैट ये खादर प्लेन है। इन खादर प्लेन को आप पंजाब में बैट के नाम से जानते हैं, खादिया बैट, आलिया बैट, ऐसे आपने नाम सुने होंगे। ये एक्चुअल में आपके पास क्या है, ये खादर प्लेन है, ये आपके पास खादर प्लेन है। पंजाब हरियाणा में इनके लोकल नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है भाई। चलिए, अब जो पंजाब हरियाणा का मैदान है ना बच्चा, इस पंजाब हरियाणा के मैदान में दो आब पाए जाते हैं, दो आब। और दो आब का मतलब होता है जो दो रिवर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक रिवर है और ये एक दूसरी रिवर है, तो इनके बीच का जो हिस्सा है, इनके बीच का जो हिस्सा है ना, ये दोआब कहलाता है। दोआब काइंड ऑफ एक एरिया बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच का जो हिस्सा है आप इसको दोआब कहते हैं। यहाँ कुछ दोआब है, जैसे सबसे पहले बारी दोआब, ठीक है, फिर आपके पास बिस्ता दोआब, चाज दोआब, रचना दोआब और सिंधु सागर दोआब, ठीक है, सिंधु सागर, समझिए। देखिए, बारी, बारी मतलब क्या है बच्चा, आप इसको याद कर सकते हैं। बारी का मतलब एक तरफ है ब्यास,
और एक तरफ है रावी, एक तरफ है रावी। अगर हम लोग बिस्ता की बात करेंगे तो देखो ब्यास तो रहेगी रहेगी, ब्यास इनके दो शब्दों से मिलकर बना है ब्यास, और एक आपके पास रहेगा बेटा क्या, सतलज, ठीक है सतलज। तो बारी, बारी मतलब ब्यास और रा, बा मतलब ब्यास और आर मतलब रावी, बारी ब्यास और रावी, ठीक है। फिर है बिस्ता, विस्ता, वी का मतलब फिर ब्यास है और आधे सा का मतलब फिर आपके पास सतलज है, चाज। अब आप समझिए, देखिए एक चा का मतलब बेटा आपके पास क्या होगा, चिनाब, चिनाब, और जा का मतलब आपके पास बेटा यहाँ पर क्या होगा, जेलम। आप इसको जेलम कर दीजिए। जब कश्मीर में झा को वैसे भी जेलम बोला जाता है, जे बोलते हैं वो जा बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम चाज है, ये चाज होना चाहिए था, तो चाज, चिनाब और झेलम। अब देखिए रचना है, रचना आप समझ गए होंगे, एक तरफ रावी नदी होगी और दूसरी तरफ आपके पास कौन सी होगी, चिनाब रिवर होगी। सिंधु सागर, ये पंच नद है, यहाँ पर पांच, जैसे ये दोआब है, ये पांच आब है यहाँ पर, सिंधु, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी और चिनाब, इन नदियों से बना हुआ है सिंधु सागर, तो इसे आप लोग जानते हैं झेलम और सिंधु, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से यहाँ पर दो आब हैं, आपसे कोई पूछ सकता है कि दो आब किस मैदान की वो है, विशेषता है, दो आब, जो दो आब है ये पंजाब एंड हरियाणा प्लेन की विशेषता है। दोआब होता क्या है आप बता देंगे, दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है, बीच की भूमि, इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो दो रिवर होती हैं इनके बीच की भूमि। अब देखो, आपको याद रखना है बारी, ठीक है, बारी, बारी का मतलब क्या है बेटा, एक तरफ है ब्यास, एक तरफ है ब्यास, और आर का मतलब आपके पास क्या है, रावी नदी, ठीक है, बारी नदी, ठीक है, ब्यास, बारी दो आपका मतलब क्या है आपके पास, ब्यास और रवि। यहाँ पर लिखा हुआ है चाज, चाज, चाज का मतलब क्या है बेटा, चा का मतलब है चिनाब, ठीक है, चिनाब रिवर, चिनाब, और जा का मतलब है आपके पास जेलम, आप इसको झेलम नहीं, आप इसको जेलम पढ़िए, चाहे दो आप। फिर आपको देखने को मिलेगा बारी दोआब, चाज, रचना, ठीक है, रचना दोआब, रचना। तो आर का मतलब फिर आपके पास रावी हो जाएगा, रावी, और जो चा है इसका मतलब फिर आपके पास चिनाब हो जाएगा, ठीक है, चिनाब आपको देखने को मिल जाता है। सिंधु सागर, यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ हैं, तो बारी है, चाज है, ठीक है, रचना है, और अ, एक और कौन सा दोआब है हमारा, बारी, विस्तृता, ठीक है, विस्ता और रह गया है, तो विस्ता में आपके पास ब्यास और सतलज, ठीक है भाई। चलिए, सारे दोआब आपके पास हो जाएंगे। अब हम लोग गंगा के मैदान की बात करते हैं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी की हम बात करते हैं। जब भी उत्तर के मैदान की बात करते हैं हमें ऐसा लगता है हम लोग गंगा के मैदान की बात कर रहे हैं। अभी तक दो डिस्कस कर चुके हैं, एक हरियाणा और एक आपको राजस्थान वाला। पंजाब हरियाणा के मैदान में दोआब है, इन दोआबों को याद रखना, दो नदियों के बीच की भूमि भूमि है, कई बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं पेपरों में। अब हम गंगा के मैदान की बात करते हैं, ठीक है। देखिए गंगा के जो मैदान की सीमा है, ये पश्चिम में यमुना रिवर, वेस्ट में जो यमुना रिवर है, यहाँ से बांग्लादेश की में बंगाल की खाड़ी तक इसकी सीमा आपको देखने को मिल जाती है। इसका विस्तार बेटा, ये विस्तार, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा यूपी, ठीक है, यूपी में आपको देखने को मिल जाता है, यूपी के साथ में जो बिहार है, इस बिहार में देखने को मिल जाएगा, और वेस्ट बंगाल में, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में इसका विस्तार देखने को मिल जाता है 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर। आप बता सकते हैं कि जो नॉर्थ प्लेन है, इसमें जो लार्जेस्ट प्लेन है वो यही है, लार्जेस्ट प्लेन आपके पास यही है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन किसने किया है, गंगा एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी से बनाया गया है। लंबाई आपको 1400 किलोमीटर देखने को मिलेगी, 1400 किलोमीटर, और चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, समझिए। हम लोग बात करते हैं गंगा प्लेन की, बच्चा पार्टी समझिएगा। गंगा प्लेन से क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको याद रखना है कि ये वो प्लेन है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसका जो विस्तार है, वो विस्तार आपसे कोई पूछ सकता है सर विस्तार कहाँ पर है, तो पश्चिम में ये यमुना रिवर है, इस यमुना रिवर से लेकर यहाँ पे आप लोग आएंगे तो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी तक आपको विस्तार देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई, याद रखिएगा विस्तार। इसका फॉर्मेशन किसने किया है, फॉर्मेशन तो आप बता देंगे कि फॉर्म्ड बाय गंगा एंड इट्स
ट्रिब्यूटरी, इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। एरिया आपसे कोई पूछ सकता है कि गंगा के मैदान का एरिया कितना है, एरिया आप लोग बता देंगे 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा हिस्सा है जो नॉर्थ प्लेन है, इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी जो लंबाई है, लंबाई ये लगभग आपको 1400 किलोमीटर, ठीक है, 1400 किलोमीटर में है। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं, चौड़ाई की, तो ये आपको 300 किलोमीटर देखने को मिल जाती है, 300 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ये बेसिक से फैक्ट है। इसी को आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 3। ये आपके पास है अपर गंगा, अपर गंगा, ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी यूपी वाला हिस्सा। ये आपको देखने को मिलेगा मिडिल गंगा, जिसमें पूरा यूपी आता है, मिडिल गंगा, मिडिल गंगा यूपी और बिहार वाला रीजन आता है। और ये आपको देखने को मिलेगा लोअर गंगा, और जो लोअर गंगा है, इस लोअर गंगा में हमको देखने को मिल जाता है बच्चा क्या, जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पर आपको रोहिलखंड, ठीक है, जो रोहिलखंड प्लेन है वो रोहिलखंड आपको इसी का हिस्सा देखने को मिलेगा। अवध जो प्लेन है वो अवध के प्लेन आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, रोहिलखंड अवध के प्लेन आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे वाराणसी का जो मैदान है, ये वाराणसी का मैदान इसका हिस्सा रहेगा, मिडिल प्लेन का हिस्सा रहेगा वाराणसी का मैदान। तो बच्चा पार्टी गंगा का प्लेन मतलब गंगा के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। यमुना से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, पश्चिम में ऊंचा है ये और पूरब की ओर सकरा है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो गंगा का मैदान है ये ऊंचा कहाँ पर है। ये जो सहारनपुर है, सहारनपुर यूपी का, यहाँ पर 276 मीटर ऊंचा है, हाईएस्ट है। तो वेस्टर्न जो पार्ट है ना बेटा, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। और पटना और कोलकाता, देखो कोलकाता सिर्फ 6 मीटर ऊंचा है जी, ये MSL की बात कर रहे हैं। तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि गंगा का जो मैदान है ये कहाँ पर ज़्यादा हाइट है। पश्चिम साइड में ज़्यादा हाइट है और जो पूर्वी साइड है यहाँ पर आपको हाइट कम देखने को मिल जाती है। कुछ स्थलाकृतियाँ यहाँ पर बन जाती हैं। इसी में आपको भाबर देखने को मिलेगा, भाबर और तराई इसी के हिस्से हैं, बांगर और खादर इसी का हिस्सा है, नदी तटबंध और नदी विसर्प, ठीक है, गोखुर झील, मृत बहिकाएं, ये सब कुछ आपको यहीं देखने को मिलेगा। अब बढ़िया सवाल बन सकता है सर कि भाबर और तराई मेनली कहाँ देखने को मिल जाते हैं। जो भाबर है, भाबर, ये भाबर और तराई, तो भाबर और तराई इसी का हिस्सा है। मोस्टली बांगर और खादर दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तटबंध, ठीक है, जैसे रवि नदी का तट होता है, आप इसको तटबंध कहते हैं, तटबंध, नदी विसर्प, ये सारी चीज़ समझने वाली हैं। हर एक बात को हम बहुत आसानी से समझने वाले हैं। तो याद रखिएगा ये गंगा का मैदान है, ठीक है। देख लीजिए भाई, ये गंगा का मैदान है। फिर से ये एक बार अपर गंगा, दिस इज योर अपर गंगा, दिस इज योर मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन देख लीजिए पूरा का पूरा, ये बहुत लंबा है मिडिल गंगा प्लेन। और ये आपके पास लोअर गंगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल वाला बेटा पूरा रीजन लोअर गंगा में आता है। आप समझ लीजिए कि पश्चिमी पार्ट जो है ना बच्चा, पश्चिमी भाग, ये सिर्फ आता है अपर गंगा में। बाकी सारा का सारा ये जो है ना, ये मिडिल गंगा है। पूरा यूपी मिडिल गंगा कवर कर रहा है, यूपी बिहार, और वेस्ट बंगाल आपके पास लोअर गंगा प्लेन को कवर करता है, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर गंगा, ऊपरी गंगा मतलब अपर गंगा, सेकंड मिडिल गंगा, और थर्ड आपके पास निचली गंगा की प्लेन। देखो पहले हमने नॉर्थ प्लेन को डिवाइड किया, नॉर्थ प्लेन को, इसमें एक गंगा का प्लेन है, इस गंगा प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले अपर गंगा, मिडिल गंगा, और फिर आपको देखने को मिल रहा है लोअर गंगा, ठीक है भाई। चलिए, ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में बेटा कौन सा, पश्चिमी भाग, जो वेस्टर्न पार्ट है, इस वेस्टर्न पार्ट में ये ऊपरी गंगा का मैदान कहलाता है। पश्चिमी सीमा कौन बनाता है, यमुना रिवर। पूछा जा सकता है कि अपर गंगा प्लेन का जो वेस्टर्न बाउंड्री है, जो वेस्टर्न बाउंड्री है, वेस्टर्न बाउंड्री यमुना रिवर, और ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं मिडिल गंगा प्लेन। ईस्टर्न जो बाउंड्री है ये मिडिल गंगा प्लेन के द्वारा बनाई जाती है। उत्तरी सीमा शिवालिक के द्वारा, और दक्षिणी सीमा 125 मिलीमीटर समोच्च रेखा। तो शिवालिक किसकी उत्तरी सीमा बनाता है, ऊपरी गंगा की उत्तरी सीमा बनाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी नदियाँ प्रभावित होती हैं, तो आप बता सकते हैं गंगा, यमुना, ठीक है। इसके अतिरिक्त काली, शारदा, रामगंगा। अब देखिए, काली रिवर, शारदा रिवर, रामगंगा रिवर, घाघरा रिवर, रावी रिवर, राप्ती रिवर, ये सब इसी का हिस्सा है। इसके अंतर्गत गंगा यमुना दोआब आता है, ठीक है, रोहिलखंड का मैदान आता है, अवध का मैदान आता है, और लहरदार रेत के टीले पाए जाते हैं, इसे भूड़ कहा जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि भूड़ क्या है। भूड़ बेसिकली रेत के टेले,
रेत के टीले। तो भूड़ किसका हिस्सा है? भूड़ जो अपर गंगा है, इस अपर गंगा का हिस्सा है, ठीक है। कौन से दोआब है? एक यमुना, मतलब गंगा और यमुना। रोहिलखंड, रोहिलखंड का मैदान इसी का हिस्सा है। अवध का मैदान भी इसी का हिस्सा है। और भूड़ कहाँ पाए जाते हैं? अपर गंगा के मैदान में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। मध्य गंगा ये कहाँ पर है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी और बिहार में आपको देखने को मिलेगा। 1.44 लैख पर किलोमीटर। इसमें बहुत सारी नदी है, गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, सारी नदियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। ये है, ठीक है, प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जैसे नदी विसर्प, नदी तटबंध और गोकुर झील। किसके हैं ये? नदी विसर्प, नदी तटबंध और गोकुर झील, ये मध्य गंगा के हिस्से, ठीक है। चलिए, यहाँ पर गंगा और घाघरा का जल विभाजक प्लेन देखने को मिलेगा। सरयू पार मैदान और मिथिला के मैदान देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मिथिला के मैदान आपको देखने को मिल जाते हैं। निचली गंगा का मैदान ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाता है। छोटा, इसके पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार है और पूरब में बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ पटना, दार्जिलिंग हिमालय और ये सुंदरबन डेल्टा भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ये भारत के उत्तरी विशाल मैदान का पूर्वी विस्तार है। सबसे ईस्टर्न पार्ट आपके पास यही है। कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो देखने को मिल जाता है असम घाटी में। 56,275 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्रा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। लंबाई 720 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर आपके पास चौड़ा है। ढाल उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर देखने को मिलेगी। 94 डिग्री देशांतर इसको दो भागों में। ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ब्रह्मपुत्र मैदान है इसको कौन दो भागों में डिवाइड करता है? 94 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। एक है उत्तरी असम घाटी, एक है उत्तरी असम घाटी जिसमें लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोरहट ये सारी चीज़ें आती हैं। एक है निचला असम घाटी, इसमें नौगांव, घुबरी, गावलपाड़ा ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ये मैदान चाय चावल पटसन के लिए फेमस है। काजीरंगा और मानस यहाँ पर आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए, आप में से बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर आपने बड़ा रैपिडली पढ़ा दिया, बड़ा स्पीडली पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ से जो सवाल बनते हैं बच्चा, वो लगभग सारे सवाल हमने कवर कर लिए, लगभग सारे सवाल आपको कवर करा दिए हैं। फिजिकल डिवीज़न है नॉर्थ प्लेन का, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो रीजनल क्लासिफिकेशन है, ये रीजनल क्लासिफिकेशन से उतने सारे सवाल नहीं बनते हैं। हमने इसको रैपिडली कवर कर लिया है। जब हम कभी मुख्य परीक्षा की क्लासेस आपकी लेंगे, इनको और डिटेल में आपको पढ़ा दूंगी। ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। कोशिश कीजिए आप, आपके जो फीडबैक है और आपको जो सपोर्ट है हम लोग साथ बनाए रखें। फिर करते हैं आपके साथ मुलाकात। हैव अ नाइस डे।